Hi, hello and welcome friends. Welcome to the session. This is lecture 2 of mechanics. और आज के सेशन में हम लोग बात करने वाले न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन की। अब आपके सिलेबस के हिसाब से तो न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन सेकंड टॉपिक है, लेकिन क्या न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन में ऐसी बहुत सी चीजें हैं जो यूज होंगी, मुझे आनी चाहिए, पर सिलेबस में नहीं है। हाँ है। पता नहीं कौन सिलेबस डिजाइन करता है भाई, उन्होंने मुंह उठा के कुछ भी दे दिया। काइनेमेटिक सिलेबस में दिया नहीं, जबकि आगे जाके डायरेक्ट प्रोजेक्टाइल मोशन आप अगर देखोगे तो सिलेबस में दे रखा है। अब भाई प्रोजेक्टाइल मोशन तुम डायरेक्ट नहीं पढ़ सकते, उसके लिए कुछ बेसिक आना चाहिए ना भाई। तो सबसे पहले जो हम पढ़ेंगे वो हम स्टार्ट करेंगे आज के सेशन को काइनेमेटिक्स से, ठीक है भाई। काइनेमेटिक्स से हम सेशन को स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है। अब स्टोरी में साथ रहना मेरे, ठीक है। होता क्या है, जब भी आप किसी मोशन को किसी दो पार्ट में आप किसी मोशन की स्टडी करना चाहते हैं, ठीक है। लेट सपोज मेरे पास एक मोशन है और मैं स्टडी करना चाहता हूं मोशन की। अगर मैं स्टडी कर रहा हूं कि मोशन क्या हो रहा है, उसमें कौन कौन से वेरिएबल हैं, वो वेरिएबल कैसे चेंज होंगे, तो मैं स्टडी करना चाह रहा हूं हाउ द मोशन इज हैपनिंग, ठीक है। इस हाउ का जवाब है काइनेमेटिक्स। जब भी आप स्टडी करते हो मोशन की, तो काइनेमेटिक्स की अगर मैं डेफिनेशन बोलूं तो क्या है, इट इज दी स्टडी ऑफ मोशन। लेकिन इस मोशन को स्टडी करते हुए हम क्या करते हैं, हम डिस्कस नहीं करते रीजन ऑफ मोशन। इट इज अ स्टडी ऑफ मोशन विदाउट डिस्कसिंग द रीजन ऑफ मोशन, ठीक है भाई। इट इज द स्टडी ऑफ मोशन विदाउट डिस्कसिंग द रीजन ऑफ मोशन। तो जब भी आप हाउ की बात करो, लेट सपोज कोई पार्टिकल मैंने देखा मूव करने लगा, किस स्पीड से मूव कर रहा था, किस वेलोसिटी से मूव कर रहा था, कितने टाइम में कहां पहुंचेगा, क्या एक्सेलरेशन है, इन सब चीजों की जब बात करते हो तो ये आता है कि भाई ये मेरा क्या है, काइनेमेटिक्स ऑफ द सिस्टम इसको बोला जाता है। कि आप जो स्टडी कर रहे हो, दिस इज योर काइनेमेटिक्स ऑफ द सिस्टम। लेकिन अगर मैं बात करूं हाउ की जगह वाई की, ये जो मोशन हो रहा है ये क्यों हो रहा है, किन किन फैक्टर्स की वजह से हो रहा है, क्या चीज रीजन है कि इससे इतना ही मोशन हुआ, यही एक्सेलरेशन मिला, इससे ज्यादा नहीं मिला, इससे कम नहीं मिला। तो हम बात करते हैं डायनेमिक्स ऑफ द सिस्टम। तब हम बात कर रहे हैं डायनेमिक्स ऑफ द सिस्टम, ठीक है भाई। तो डायनेमिक्स ऑफ द सिस्टम बेसिक से मतलब क्या है, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। क्योंकि न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन कहते हैं आपको रीजन ऑफ मोशन प्रोवाइड करते हैं। लेकिन जब मुझे रीजन नहीं पता तो मैं बात करता हूं किसकी, काइनेमेटिक्स की। मैं सिर्फ मोशन की बात करूंगा, मैं नहीं बात करूंगा कि वो मोशन क्यों हो रहा है। तो हम सबसे पहले काइनेमेटिक्स को स्टार्ट करेंगे, क्योंकि लॉजिकली वही स्टार्ट होना चाहिए। अब एक फिजिक्स पढ़ने के लिए या काइनेमेटिक्स पढ़ने के लिए कुछ बेसिक चीजें जो हमें पता होनी चाहिए। उन्होंने तो बोला नहीं सिलेबस में, पर पता तो होनी चाहिए ना भाई। तो सबसे पहली चीज जो मेरे हिसाब से आपको पता होनी चाहिए, दैट इज कॉल्ड पोजीशन। कोई भी चीज स्पेस में, स्पेस मतलब क्या, तुम्हारे सराउंडिंग में जहां है, वो तुमसे किसी ना किसी एक डिस्टेंस पर है ना भाई, और किसी ना किसी एक कोऑर्डिनेट पर है। तो अगर मैं बोलूं ये मेरे पास क्या है, एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट है, दिस इज माय एक्स वाई एंड जेड कोऑर्डिनेट। और आपने किसी पार्टिकल को बोला है, इसको थोड़ा साइड से करते हैं, कि यहां पर कोई एक पार्टिकल है, तो इसके पास क्या, एक इसको मैं अगर पॉइंट ए बोल दूं तो क्या इसके पास क्या हो गए, इसके कुछ कोऑर्डिनेट होंगे, जिसको मैं बोलूंगा कि एक्स कोऑर्डिनेट कॉमा वाई कोऑर्डिनेट कॉमा जेड। ये इस पार्टिकल के कोऑर्डिनेट है जो स्पेस में, यानी हमारी सराउंडिंग में इसकी लोकेशन को क्या करेंगे, बताएंगे। तो और एक वेक्टर, वेक्टर मतलब क्या, एक चीज जिसके पास मैग्नीट्यूड भी हो, डायरेक्शन भी है, इसको भी हम पढ़ेंगे थोड़ी देर में, ठीक है। जो इसकी डायरेक्शन को बताता है, इसको हम बोलते हैं कि सर ये क्या है, इसका पोजीशन वेक्टर। क्या है, पोजीशन वेक्टर। एक ऐसा वेक्टर जो पोजीशन को रिप्रेजेंट करे किसी पार्टिकल की, उसको बोलते हैं पोजीशन वेक्टर, ठीक है। तो पहली बात तो समझ में आएगी क्या है सर, पोजीशन की बात आपको करनी पड़ेगी, सही है, इसमें कोई इशू नहीं है। दूसरी चीज, अब पोजीशन क्या कर रहे हो आप, ये पार्टिकल इस पॉइंट ए से उठ के कहीं जाएगा, तो जाएगा तो क्या करेगा, दो चीजें कर सकता है। अगर कोई पार्टिकल ए यहां से उठ के पॉइंट बी तक जाना चाहता है, तो मैं मान के चल रहा हूं कि एक पॉसिबल रास्ता जो जाने का है वो ये है, दूसरा पॉसिबल रास्ता जाने का ये है, तीसरा रास्ता पॉसिबल जो जाने का है वो ये है। तो ये बात समझ आ गई।
तो इन तीनों पॉइंट में अगर मैं बात करूं कि आप ट्रेवल तो आपने वही करा है ना, डिस्टेंस, आप ए से बी तक पहुंचे तो आपकी तीन क्वांटिटीज, हम दो क्वांटिटीज यहां पे डिफाइन करते हैं। जो पहली क्वांटिटी डिफाइन करे जाते हैं उसको बोलते हैं डिस्टेंस, है ना भाई। डिस्टेंस का बेसिक सा मतलब क्या है, टोटल पाथ ट्रेवल्ड, टोटल पाथ ट्रेवल्ड बाय द ऑब्जेक्ट। तो अगर एक ऑब्जेक्ट जो भी पाथ ट्रेवल करता है उसको क्या बोलते हैं, डिस्टेंस। यानी आपने अगर बात करी कि यहां से यहां तक का ए से बी जाने का एक एक पाथ ये था, दूसरा पाथ ये था और तीसरा पाथ ये था, तो मुझे दिखाई दे रहा है कि डिस्टेंस ऑफ 3 इज ग्रेटर देन डिस्टेंस ऑफ 2 इज ग्रेटर देन डिस्टेंस ऑफ 1। इसको उल्टा कर देना चाहिए, है ना भाई। सबसे ज्यादा किसमें डिस्टेंस ट्रेवल करा आपने, 3 में, उससे कम करा आपने 1 में, और सबसे कम आपने डिस्टेंस किसमें ट्रेवल करा, सेकंड में, क्योंकि आप डायरेक्टली पहुंच गए। बात समझ आ गई। तो डिस्टेंस क्या है, जो भी पाथ आप ट्रेवल करते हो वो क्या है, डिस्टेंस। अब लेट सपोज आप जा रहे हो आगरा से दिल्ली, है ना भाई। तो बीच में कुछ रोड ऐसा ऐसा होगा, देखो कुछ ऐसे 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 करोगे, ऐसे मूव करोगे, फिर ऐसे मूव करोगे, फिर ऐसे, डायरेक्ट थोड़ी ना मुड़ लोगे। तो ये जो तुमने चीज ट्रेवल करी है, क्या ट्रेवल करा है, ये आपने सर डिस्टेंस ट्रेवल करा है। क्या ट्रेवल करा है, डिस्टेंस ट्रेवल करा है। बात समझ आ गई है। इसके बाद एक क्वांटिटी और होती है जिसको हम बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट। इसका बेसिक सा मतलब क्या होता है कि जब आप पॉइंट ए से स्टार्ट करते हो अपनी जर्नी, तो ये क्या है, आपकी इनिशियल पोजीशन, और जहां आप एंड करते हो ये आपकी क्या होती है, फाइनल पोजीशन। तो बेसिक सा मतलब क्या है डिस्प्लेसमेंट का, कि कोऑर्डिनेट ऑफ फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन इज कॉल्ड द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल। इसको और एक तरह से बोल सकते हैं दैट इट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ट्रेवल्ड। ए से बी तक जाने का जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा वो क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट होगा। और मुझे पता है किन्हीं दो पॉइंट के बीच का जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है वो होती है एक स्ट्रेट लाइन, ठीक है। किन्हीं भी दो पॉइंट के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस वो क्या होती है, एक स्ट्रेट लाइन। तो डिस्प्लेसमेंट की मैं डेफिनेशन लिख सकता हूं, दी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ट्रेवल्ड बिटवीन टू पॉइंट्स। अब इसमें एक ध्यान की बात आपको रखनी होगी, क्या, वेक्टर्स आपको अभी तक नहीं पढ़ाए गए हैं, सिलेबस में दूर दूर तक दिखते नहीं है, क्योंकि वेक्टर खुद में एक बहुत बड़ा टॉपिक है, और जो भी क्वेश्चन वेक्टर से आते हैं थोड़े कॉम्प्लिकेटेड हो जाते हैं इन जनरल, इसलिए मैंने वेक्टर्स को नहीं पढ़ाया है, ठीक है। थोड़ा थोड़ा इंट्रोडक्शन हम इस क्लास में वेक्टर्स का कर लेंगे, इसमें आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। पहले मैं क्वांटिटीज आपको बता दूं, उसके बाद मैं वेक्टर्स की तरफ जाऊंगा, परेशान होने की जरूरत नहीं। वेक्टर क्या होता है, वेक्टर एक ऐसी, देखो हमारे पास बहुत सारी कैसे हैं, फिजिकल क्वांटिटीज है, जैसे मेरे पास टाइम था, मास था, लेंथ था, ये सब क्या थी, फिजिकल क्वांटिटीज थी। इन सब क्वांटिटीज के पास अगर तुम जितनी भी बेसिक क्वांटिटीज है, मास, लेंथ, टाइम, एम्पियर, टेम्परेचर, मोल और लिमिनोसिटी, क्या इन सबके पास हम कह सकते हैं कि जो भी ये फिजिकल क्वांटिटीज थी और जो ड्राइव्ड क्वांटिटीज थी, जैसे स्पीड, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, फोर्स, टॉर्क, जो भी सब है, कुछ क्वांटिटीज ऐसी होती है जिनके पास क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होती, ठीक है। तो अगर मैं यहां डेफिनेशन बताऊं किसकी, स्केलर, या इनको हिंदी में बोल देते अदिश। अदिश का मतलब क्या है, जिसके पास दिशा नहीं है। तो स्केलर क्वांटिटीज क्या होती हैं, विच ओनली हैव मैग्नीट्यूड। अब मैग्नीट्यूड कहने का मतलब क्या है, इनके पास यूनिट नहीं होगी, भाई यूनिट तो होगी ना। लेट सपोज मैंने एक मास को लिखा 5 kg, तो ये जो मास 5 kg किसी डायरेक्शन में 5 kg है क्या, नहीं। खड़ा हुआ है तो भी 5 kg है, भाग रहा है तो भी 5 kg है, डूबा हुआ है तो भी 5 kg है, उड़ रहा है तो भी 5 kg है। डायरेक्शन डिपेंडेंट तो नहीं है। मैंने बोला जो टाइम आपको एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाने में लगा, वो लगा 60 सेकेंड्स। तो 60 सेकेंड तो हमेशा डायरेक्शन डिपेंडेंट थोड़ी ना है, 60 सेकेंड तो 60 सेकेंड है, फर्क नहीं पड़ता। तो वो फिजिकल क्वांटिटीज जिनके पास सिर्फ क्या मैग्नीट्यूड है इज कॉल्ड स्केलर क्वांटिटीज, और वो फिजिकल क्वांटिटीज जिनके पास क्या है, मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी है, उसको बोलते हैं वेक्टर क्वांटिटीज। तो वेक्टर क्वांटिटीज क्या है, द फिजिकल क्वांटिटीज
which have magnitude as well as direction are called vector quantities. ठीक है, सबसे बेसिक जो वेक्टर क्वांटिटी है वो सबसे बेसिक वेक्टर क्वांटिटी आपकी डिस्प्लेसमेंट। इसलिए मैंने ये बात डिस्प्लेसमेंट से स्टार्ट करी। इसको आप या तो लिख सकते हो आर वेक्टर से, या कभी कभी इसको डेल्टा आर वेक्टर से भी रिप्रेजेंट करा जा सकता है। अब इसको मैंने यहाँ इंट्रोड्यूस क्यों करा, क्योंकि अगर आप डिस्प्लेसमेंट की बात करो या डिस्टेंस ट्रेवल्ड मैं आगरा से दिल्ली करूं या दिल्ली से आगरा करूं, फर्क नहीं पड़ता। अगर 350 किलोमीटर है तो 350 किलोमीटर है, या 200 किलोमीटर है तो 200 किलोमीटर है, उसका डायरेक्शन से कोई लेना देना नहीं है। बात समझ आई। लेकिन अगर आप बोलो कि सर डिस्प्लेसमेंट की बात हो रही है और अब आप मूव कर रहे हो कहां, आगरा से दिल्ली, तो आप आगरा से स्टार्ट करोगे और दिल्ली की तरफ जाओगे, तो ये क्या है, आपके पास अब मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है। तो ये जो वेक्टर बना ये है आगरा टू दिल्ली डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, क्योंकि क्या था, दो पॉइंट्स के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस था। तो ये क्या बनेगा, आगरा टू दिल्ली डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। ये रिप्रेजेंटेशन क्या रिप्रेजेंट करती है कि यू आर स्टार्टिंग, इनिशियल पॉइंट इज ए एंड योर फाइनल पॉइंट इज डी, सो ए टू डी वेक्टर रिप्रेजेंटेशन ये है। क्या मुझे वापस भी आना पड़ेगा वहां से, सर वापस भी आना पड़ेगा। तो लेट सपोज जब मैं दिल्ली से आगरा वापस आऊंगा तो ये जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होगा, अब ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर आपका कुछ इस तरह से रिप्रेजेंट करा जाएगा और इसको मैं लिखूंगा डी ए वेक्टर। क्या लिखूंगा, डी ए वेक्टर। क्यों मैंने ऐसा लिखा, क्योंकि आप स्टार्ट कर रहे हो दिल्ली से तो इनिशियल पॉइंट ये है और फाइनल पॉइंट ये है। रिप्रेजेंट क्या करता है डिस्प्लेसमेंट, इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट की डायरेक्शन एज वेल एज मैग्नीट्यूड। इसलिए क्या है, एक डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। इस जनरल आप इसको लिख सकते हो एक्स फाइनल माइनस एक्स इनिशियल, यानी फाइनल पोजीशन के कोऑर्डिनेट और इनिशियल पोजीशन के कोऑर्डिनेट को जब एंड सब्ट्रैक्ट करोगे तो जो मिलेगा उसको बोलेंगे डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। इतनी सी बात समझ आ गई। तो मेरे पास दो चीजें, एक तो डिस्टेंस और एक डिस्प्लेसमेंट है। ठीक है, डिस्टेंस में डायरेक्शन का कोई लेना देना नहीं है, डिस्प्लेसमेंट में डायरेक्शन का लेना देना है। ठीक है, थोड़ा थोड़ा सा मैंने इंट्रोडक्शन कर दिया कि ऐसी क्वांटिटी जिनके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड है वो स्केलर है, जिनके पास मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन है वो क्या है, आपकी वेक्टर क्वांटिटीज है। एक इसमें छोटी सी चीज आती है जो बहुत ज्यादा लोगों को शायद परेशान करती है। अगर मैं आपसे पूछूं आपका जो वेट है, जिसको आप बोलते रहते हो 50 kg, गलत, एक्चुअली वो मास है। तो दो क्वेश्चन मैं आपसे पूछ रहा हूं, जवाब देना। क्या मास एक स्केलर क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है? मास एक स्केलर क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है? सर अभी आपने ऊपर लिखा था, स्केलर के एग्जांपल में ही यूज करा था 5 kg को, इसका मतलब मास क्या है, सर इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। सही है, बात क्लियर हुई। अब जरा बात करते हैं वेट की। वेट क्या होता है सर, इट इज ग्रेविटेशनल पुल बाय द ग्रेविटी। इन जनरल आप mg से रिप्रेजेंट कर देते हो। m होता है मास और g होता है ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अब ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कहां लगता था सर, वो तो हमेशा अर्थ के सेंटर पर लगता था, है ना भाई। अगर मान लो मैं यहाँ कहीं खड़ा हूं, अगर मैं यहाँ कहीं खड़ा हूं तो कहां लगेगा, टुवर्ड्स द सेंटर। इसकी वैल्यू तो फिक्स, अगर मैं यहाँ कहीं खड़ा हूं तो कहां लगेगा, टुवर्ड्स द सेंटर। तो इसकी वैल्यू की तो डायरेक्शन है ना, तो ये क्या है सर, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। तो इस चीज को याद रखना, वेट वेक्टर है, मास स्केलर है, क्योंकि इसके पास डायरेक्शन। बात क्लियर होगी। अच्छा, तो हमने क्या बात कर ली, हमने स्केलर की बात कर ली, वेक्टर की बात कर ली, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट को समझ लिया। एक छोटे से एग्जांपल के थ्रू डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को समझने की और कोशिश करते हैं। लेट्स सपोज मेरे पास ना एक पार्टिकल था जो सर्कल में मूव कर रहा था कुछ इस तरह से। ठीक है, जब वो मूव कर रहा था तो उसने क्या करा, वो पॉइंट ए से पॉइंट बी की तरफ गया। ये आपका सेंटर था और ये आपकी रेडियस मैंने आर मान के चली। ये है पॉइंट ए और ये है पॉइंट बी। ठीक है, वो मूव करता है यहां से यहां, पॉइंट ए से पॉइंट बी जा रहा है। एक जो उसका पाथ था वो था ये, अलोंग द सर्कमफ्रेंस। ठीक है भाई, कैसा, अलोंग द सर्कमफ्रेंस, जो परिधि है परिधि के डायरेक्शन से गया, इसको बोला पाथ ए। और दूसरा जो पाथ था वो था अलोंग द डायमीटर, इस तरह से, इसको बोला पाथ टू। आपको बताना है पाथ वन और पाथ टू से वो पहुंचा कहां, स्टार्टिंग पॉइंट ए और फाइनल पॉइंट बी। आपको बताना है इस मोशन का डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का रेशियो।
क्या बताना है कि पॉइंट डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का रेशियो बताना है जब वो इस तरह से मूव करता है। ठीक है भाई, इस मूवमेंट को बताए थे, जब इस तरह से मूव करता है डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट का रेशियो बताना है। डिस्टेंस ट्रेवल मतलब क्या, टोटल पाथ ट्रेवल। सर मुझे पता है कि किसी भी ट्राइंगल आपके सर्कल में टोटल जो सर्कमफ्रेंस होता था वो 2πr होता था, और इसमें हाफ सर्कमफ्रेंस चला है, तो डिस्टेंस कितना ट्रेवल कर लिया होगा, तो डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया होगा 2πr टोटल सर्कमफ्रेंस डिवाइडेड बाय 2, क्योंकि हाफ सर्कमफ्रेंस मूव करिए इसका मतलब पाई आर जो होगा वो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल करा होगा। दिक्कत तो नहीं है भाई। अब बात करते हैं क्या कि डिस्प्लेसमेंट कितना करा होगा, ये बताओ। डिस्प्लेसमेंट का बेसिक सा मतलब क्या होता था, स्ट्रेट लाइन या शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन फाइनल पॉइंट एंड इनिशियल पॉइंट। तो सर ये जो लाइन दिख रही है ये क्या है, तो ये स्ट्रेट लाइन है पॉइंट ए और बी के बीच में, इसका मतलब कि डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा सर, 2r। क्या बात समझ आई? इससे एक छोटी सी इक्वालिटी समझ आती है हमें कि क्योंकि डिस्टेंस हमेशा कुछ ना कुछ घूम के होगा और एक पॉइंट से दो पॉइंट के बीच में जा रहा होगा, तो किन्हीं दो पॉइंट के बीच में अगर आप बात करो डिस्टेंस की और डिस्प्लेसमेंट की, तो डिस्टेंस विल ऑलवेज बी ईदर ग्रेटर और इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। ऐसा कभी नहीं हो सकता कि आपका डिस्टेंस ट्रेवल आपके डिस्प्लेसमेंट से कम हो जाए। क्वेश्चन समझो क्या बोला, ऐसा कभी पॉसिबल ही नहीं है कि जो डिस्टेंस जो पाथ आपने ट्रेवल करा है वो आपके डिस्प्लेसमेंट से कम हो जाए, ऐसा पॉसिबल नहीं है। आपका डिस्टेंस हमेशा डिस्प्लेसमेंट के या तो बराबर हो सकता है या तो कम हो सकता है, सॉरी डिस्टेंस ज्यादा हो सकता है। अच्छा बराबर कौन से केस में होगा, लेट सपोज मैं पॉइंट ए से पॉइंट बी जा रहा हूं और मैं इसी डायरेक्शन को ट्रेवल करता हूं, मैं कहीं ऊट पटांग जगह नहीं जा रहा हूं, तो इस केस में डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट दोनों बराबर है। यानी कह सकता हूं लीनियर मोशन के केस में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या होते हैं, बराबर हो जाते हैं। लीनियर और साथ के साथ साथ वन डायमेंशनल, यानी आपके पाथ में कोई कर्व नहीं है, सीधी रोड से जा रहे हो। इसमें एक ट्रिक और आती है, लेट सपोज पॉइंट ए से पॉइंट बी जा तो रहा था, लेकिन अब की बार मैंने क्या करा, पहले मैं सीधा गया, फिर यहां तक जाने के बाद मैंने क्या करा, मैंने सोचा थोड़ा पीछे लौट के चलते हैं, और उसके बाद मैंने सोचा कि चलो वापस चलते हैं। ठीक है, तीन कलर से दिखाया ताकि समझ आए। पहले क्या करा, पहले सीधे गए, फिर पीछे लौट कर आए और फिर सीधे गए। तुम गए वंडी में ही हो, एक ही लाइन पर ऐसे सीधा गए, फिर लौट कर आए, फिर आगे गए, तो तुमने टोटल डिस्टेंस कितना ट्रेवल करा। सर ऑब्वियस सी बात है, डिस्प्लेसमेंट तो वही करा, ए से बी तक मूव कर रहे हो तो वो तो चीज सेम है, लेकिन क्या डिस्टेंस पहले से ज्यादा करा। हाँ सर। तो क्या 1D लीनियर मोशन में भी डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इक्वल नहीं भी हो सकते। हाँ सर पॉसिबल है। कब पॉसिबल है, जब आप उस लीनियर मोशन में पीछे पलट कर आते हो। अगर पलटी नहीं खाई, घूमे नहीं, रिटर्न नहीं मारा, यू टर्न नहीं करा है, तो फिर दोनों चीजें बराबर होंगी। लेकिन अगर आपने यू टर्न मारा है, रिटर्न मारा है, पलट के आए हो, तो उस केस में डिस्टेंस जो होगा वो डिस्प्लेसमेंट से ज्यादा फॉर श्योर हो जाएगा। तो डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट सेम होने की अकेली जो टर्म है वो क्या है कि आप स्ट्रेट लाइन में तो मूव कर ही करें, उसके साथ साथ आपके पाथ में कोई कर्व भी नहीं होना चाहिए और आप कोई पलटी या रिटर्न या फिर वापस नहीं आनी चाहिए। बात क्लियर? आई होप डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट समझ आ गया होगा। इसके बाद बात हमें करनी पड़ेगी कि यार डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट तो ठीक है, अब ये डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट आपने कितने टाइम में करा, उससे दो क्वांटिटीज आती हैं। सबसे पहले आती है आपके पास स्पीड। स्पीड को बेसिकली आप कहते हो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड पर यूनिट टाइम। तो कह सकते हैं टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है भाई, अब इसमें बात समझने की कोशिश करो। लेट सपोज मेरे पास मुझे 1 किलोमीटर, दो लोग दौड़ रहे हैं, दोनों को 1 किलोमीटर चलना था। एक दौड़ लेता है 1 घंटे में, एक दौड़ लेता है आधे घंटे में, तो ऑब्वियस सी बात है जो आधे घंटे में दौड़ रहा है उसकी स्पीड ज्यादा होगी। लेकिन हम कौन सी स्पीड की बात करें, स्पीड आपकी दो तरह की होती है। ठीक है, स्पीड कैसे होती है आपकी, दो तरह की। एक तो होती है आपकी एवरेज स्पीड, है ना, और एक आपकी होती है इंस्टेंटेनियस। एवरेज का मतलब क्या है, लेट सपोज आप जा रहे थे दोबारा से आगरा से दिल्ली जा रहे थे, और इस डिस्टेंस को ट्रेवल करने में आपको लेट सपोज 3 घंटे लगे, और इसके बीच का डिस्टेंस मान लो, मुझे एग्जैक्टली पता नहीं है, पर 200 किलोमीटर मान के चल लेता हूँ। ठीक है भाई,
200 किलोमीटर का डिस्टेंस था, 3 घंटे लगे आगरा से दिल्ली पहुंचने में। तो आप कहोगे कि सर ऑब्वियसली बात है कि तुम्हारी जो स्पीड रही होगी, एक काम करो इसको ना थोड़ा और हल्का फुल्का कर लेते हैं, इसको कर लेते हैं 150 किलोमीटर। ठीक है भाई, 150 कर लेते हैं कैलकुलेशन इजी करने के लिए। ठीक है भाई। हाँ, तो आपने बोला कि सर आपने ये 150 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल करा और ये करने में आपको कितने 3 घंटे जो है वो लगने वाले हैं। इसका मतलब जो आपकी स्पीड रही होगी वो 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आप चले होगे। क्या मैंने सही बोला? हाँ सर, इसी स्पीड से चलोगे। तो ये जो आपने बताया है ये क्या एवरेज स्पीड है कि भाई एवरेज बता रहे हो ना कि भाई टोटल डिस्टेंस डिवाइड बाय टोटल टाइम की बात कर रहे हो। तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है? टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। एवरेज इज इक्वल्स टू टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। ये होती है आपकी एवरेज वेलोसिटी। इतनी बात समझ आ गई? अब बात करते हैं इंस्टेंटेनियस की। इंस्टेंटेनियस का बेसिक सा मतलब क्या है यार? तुम जब जा रहे होगे तो बीच में तुमने कहीं मोटरसाइकिल, गाड़ी, बैलगाड़ी, साइकिल, जिससे भी जा रहे हो थोड़ी तेज भी करी होगी, कहीं गड्ढे भी आए होंगे, कहीं हाईवे भी मिल गया होगा, कहीं एक्सीडेंट हुआ होगा तो तुम देखने के लिए रुक भी गए होगे, चाय भी पी होगी, क्या पता कुछ भी करा होगा। तो क्या मैं श्योरिटी से कह सकता हूं कि हर टाइम तुम 50 किलोमीटर पर घंटे से चला रहे थे इस गाड़ी? नहीं, ये तो बात नहीं कही जा सकती। और अगर नहीं कही जा सकती तो किसी भी टाइम पर स्पीड क्या है कैसे पता चलेगा? तो ऐसे पता चलेगा कि लेट सपोज अगर मैं ये आदमी जो मूव कर रहा था इससे पूछूं कि भाई एक बात बता, तू 3 घंटे में तूने इतना डिस्टेंस तो ट्रेवल करा, पर एक बात बता कि छोटा से टाइम इंटरवल की बात करें, अगर मैं बहुत छोटे एग्जैक्ट मोमेंट की जब आप बात करते हो तो उसको बोलते हैं इंस्टेंटेनियस स्पीड। इंस्टेंटेनियस का मतलब क्या है? कि वह है तो अभी भी स्पीड, और अगर कैसी है इंस्टेंटेनियस, इसका मतलब क्या है कि आपका जो टाइम इंटरवल है वो आपको बहुत छोटा कर देना है। कितना छोटा? कि डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो। कितना छोटा? कि हम एक छोटी सी लिमिट लगाएंगे, वो लिमिट क्या होगी कि जो आपका टाइम इंटरवल है वो जीरो जा रहा है, और फिर आप बात कर रहे हो कि कितना आपने डिस्टेंस ट्रेवल करा और उसमें कितना टाइम लगा। इसको बोलते हैं इंस्टेंटेनियस स्पीड। इसी चीज को लिखने का एक और तरीका है जिसको हम डिफरेंशियल फॉर्म कहते हैं। क्या बोलते हैं? डिफरेंशियल फॉर्म, डी एस ओवर डी टी। इसको आप बहुत बार, ये एस जो मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ ये क्या है? ये डिस्टेंस ट्रेवल है। ठीक है बच्चों? तो ये है इंस्टेंटेनियस स्पीड। किसी, जब आप टाइम स्लॉट को बहुत छोटा कर, लेट सपोज जब आप गाड़ी चला रहे थे, या जब इस टाइम पे जो तुम्हारा मीटर, मोटरसाइकिल का मीटर क्या बताता है, एवरेज या इंस्टेंटेनियस? मोटरसाइकिल का, गाड़ी का, और तुमने साइकिल में लगवा रखा हो तो भरोसा नहीं है, पर वो क्या बताता है? वो बताता है उसी मोमेंट पर क्या स्पीड है तुम्हारी। ब्रेक मारोगे तो एकदम से बंद हो जाएगी, जीरो पे आता है। एकदम से एक्सीलेरेट करोगे एकदम से 50, 60, 100, 120, है ना? फिर एकदम से ब्रेक मारो तो फिर से जीरो। समझ पा रहे हो बात? तो उसी मोमेंट पे क्या स्पीड है वो बताता है। तो भाई आपका स्पीडोमीटर क्या बताता है? इंस्टेंटेनियस स्पीड, एवरेज नहीं बताएगा वो। ठीक है? हाँ, तो ये फर्क हो गया किसमें? एवरेज में और इंस्टेंटेनियस स्पीड में। कोई दिक्कत तो नहीं है? इसके बाद हम बात करते हैं क्या? वेलोसिटी की। अब देखो यार, तो पॉइंट ए से पॉइंट बी मूव तो करे, तुमने कुछ तो डिस्टेंस ट्रेवल करा था, पर क्या कुछ डिस्प्लेसमेंट भी ट्रेवल करा था? तो डिस्टेंस ट्रेवल पर यूनिट टाइम स्पीड था। सिमिलरली डिस्प्लेसमेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। अच्छा, ध्यान से देखो, डिस्प्लेसमेंट क्या वेक्टर था क्या? हाँ सर, वेक्टर था। तो वेलोसिटी भी क्या है? एक वेक्टर क्वांटिटी होगी। वेक्टर क्वांटिटी को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? सिंबल के ऊपर एरो लगाकर। तो ये क्या हो जाएगा सर? ये हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय, ये है आपकी वेलोसिटी। पर सर ये जो आपने बताई, क्या ये भी आपने एवरेज बताई? कुछ एवरेज बताई ना यार, कि डिस्प्लेसमेंट अगर आपने बहुत बड़े टाइम पीरियड में करा तो इसका बेसिक का मतलब क्या है कि आपने क्या करा है? एवरेज की बात करी। अगर आप दोबारा से बात करोगे किसकी? इंस्टेंटेनियस की, तो आपको क्या लिखना पड़ेगा? डी एक्स बाय डी टी। इतनी सी कहानी। अच्छा, एवरेज को एक और लिखने का तरीका है टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम।
इतनी सी बात हमको जो है वो समझ, ठीक है। तो हमारे पास डिस्टेंस हो गया है, डिस्प्लेसमेंट हो गया है, स्पीड हो गई है, वेलोसिटी हो गई है। एक क्वांटिटी और समझिए, दैट इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। बस इतना ही समझना है आपको, इससे ज्यादा कुछ नहीं समझना। एक्सेलरेशन क्या होता है? जब तुमने ऐसा करते हो अपनी बाइक पे और एकदम से क्लिच छोड़ देते हो, तो एकदम से भागते हो ना, तो क्या उस टाइम पर तुम्हारा स्पीड बढ़ रही होती है? तुम देते हो ना मीटर ऐसे 20 40 60 80 100 एकदम से भागता है, तो क्या हो रहा है कि तुम्हारी स्पीड या वेलोसिटी जो हो रही है वो बढ़ रही होती है। एक्सेलरेशन इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। इसका मतलब है कि आपकी वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम कितनी जल्दी चेंज होती है, ये बताता है उसका एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन की डेफिनेशन क्या है? इट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। ठीक है भाई, रिप्रेजेंट करते हुए एक्सेलरेशन को चेंज इन वेलोसिटी डिवाइड बाय चेंज इन टाइम। ऑब्वियसली ये क्या है? ये भी एक आपके पास वेक्टर क्वांटिटी है। ये आप क्या बात कर रहे हो? एवरेज की बात कर रहे हो। दोबारा से अगर इंस्टेंटेनियस की बात करूंगा तो दोबारा से क्या बोलोगे? डेल वी ओवर डेल टी। डिफरेंशियल फॉर्म हमने यूज कर लिया। बात समझ आ गई? ये सारी बातें जब आप एक बार सीख लेते हो कि वेलोसिटी क्या है, एक्सेलरेशन क्या है, डिस्टेंस क्या है और डिस्प्लेसमेंट क्या है, इसके बाद आपको समझना है यूनिफॉर्म मोशन। क्योंकि न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन आप स्टार्ट तब तक नहीं कर सकते जब तक थोड़ा सा बेसिक बैकग्राउंड क्लियर नहीं है भाई, नहीं स्टार्ट कर सकते हो। ठीक है, हम थोड़ा समझ लेते हैं इस चीज को कि आपको कैसे आगे बढ़ना है। ठीक है, अच्छा, तो जब आप एक्सेलरेशन की बात करते हैं तो आप यहां पर आपको दो चीजें समझनी पड़ेगी। एक्सेलरेशन जो आपके कोर्स के मुताबिक है, आप ऐसा बोल सकते हैं कि एक्सेलरेशन क्या हो सकता है? हम कांस्टेंट एक्सेलरेशन की बात करेंगे, यानी जो आपका स्पीड का जो चेंज होने का जो रेशियो है विद रिस्पेक्ट टू टाइम वो फिक्स है। यानी आप एक कांस्टेंट रेट से ही वेलोसिटी को बढ़ाते हो घटाते हो, ऐसे होर 4-5 बार नहीं कर रहे हो। एक बार खींच रखा है और एक्सीलरेटर उतने से ही खींचा हुआ है, तो इसको बोलेंगे भाई क्या है? कांस्टेंट एक्सेलरेशन मोशन है। अगर किसी चीज में मैं बोलूं कि एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, इसका मतलब कि रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? कांस्टेंट हो जाएगा। इसमें कोई दिक्कत तो नहीं भाई, है ना? और इसी को आपने क्या बोला? इसी को आपने ए से रिप्रेजेंट करा। अब यहाँ हमें कुछ ग्राफ और सीखने हैं। ग्राफ किस चीज का सीखना है सर? अभी थोड़ी देर पहले हमने सीखा एक बात कि अगर मैं बात करूं किसकी? डिस्टेंस और टाइम की। डिस्टेंस और टाइम, एक छोटी सी बात समझो, क्या किसी भी क्वांटिटी किसी भी ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव हो सकता है क्या? या डिस्टेंस कम हो सकता है क्या? नहीं सर, ऐसा कभी नहीं हो सकता। ऐसा नहीं होगा ना कि आप पॉइंट ए से चलना चालू करते हो, यहां तक गए, पॉइंट बी तक गए और मान लो घूम के वापस आए, पॉइंट सी तक आए और फिर से चलना चालू कर दिया और पॉइंट डी तक गए। इस पूरी जर्नी में आपका डिस्प्लेसमेंट तो आगे पीछे हुआ, लेकिन क्या डिस्टेंस कभी भी कम हुआ? नहीं ना, क्योंकि पाथ तो तुम और ज्यादा ट्रेवल कर ही रहे हो ना, रुके थोड़ी ना, और ज्यादा पाथ ट्रेवल कर रहे हो। इसका बेसिक सा मतलब है कि डिस्टेंस का जो कर्व आपको मिले, कभी कभार ऐसा कोई क्वेश्चन आया कि भाई डिस्टेंस इसमें से कौन सा कर्व गलत है, कौन सा आपके दिख रहा है इनमें से कौन सा ग्राफ गलत है या कौन सा ग्राफ सही है, तो आप बता सकते हो कि डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता। तो आप ऐसे मूव कर सकते हो, आप कांस्टेंट डिस्टेंस पर रह सकते हो, यानी आपकी आप डिस्टेंस मूव नहीं कर रहे हो, वहां जाके रुक गए हो। आप ऐसे मूव कर सकते हो, ऐसे मूव कर सकते हो, कैसे भी मूव कर सकते हो, पर डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव स्लोप के साथ या कम होता हुआ आपको नहीं दिखेगा। ये पॉसिबल नहीं है। ठीक है, ये पॉसिबल है, ये पॉसिबल है, ये पॉसिबल है और ये भी। तो डिस्टेंस वर्सेस टाइम ग्राफ में आपको याद रखना है कि डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता, पहली बात तो ये। एक और बात अपने को क्या याद रखनी है कि लेट सपोज मैं अगर एक और उसकी बात करूं, इस तरह से मैंने ग्राफ लिया, ठीक है भाई, ध्यान दो, सभी लोग ध्यान दें। अगर मैंने बोला कि लेट सपोज इसको डिस्टेंस नहीं सर, एक काम करते हैं, इसको डिस्प्लेसमेंट कर लेते हैं, है ना? डिस्प्लेसमेंट तो वापस आ सकता है ना, इसको डिस्प्लेसमेंट बोल दिया और इसको टाइम बोल दिया, और फिर मैंने बोला कि डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम कर्व जो है ना वो कुछ इस तरह से है, कुछ इस तरह से। क्या ये कर्व सही है? जरा सोच के देखो,
क्या ऐसा हो सकता है कि आपको डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम का कभी भी ऐसा कर्व दिखाई दे? अगर मैं एक टाइम टी पर बात करूं तो क्या मुझे एक टाइम टी इस कोऑर्डिनेट पर एक से ज्यादा डिस्प्लेसमेंट दिख रहे हैं? ये भी वैल्यू दिख रही है, ये भी वैल्यू दिख रही है, ये भी वैल्यू दिख रही है। ये तीनों वैल्यूज क्या एक ही टाइम टी पर पॉसिबल है? कैसा पॉसिबल है कि स्पेस में आप यहाँ भी हो, यहाँ भी हो और यहाँ भी हो? तीनों जगह तो नहीं हो सकते ना, एक ही जगह होगे। तो कोई भी ऐसा कर्व जिसमें एक टाइम पर एक से ज्यादा वैल्यूज दिखे, चाहे वो वेलोसिटी की हो, चाहे वो एक्सेलरेशन की हो, चाहे वो डिस्प्लेसमेंट की हो या डिस्टेंस की हो, कुछ भी, एक टाइम टी पर आपके पास एक सिंगल वैल्यू भी हो सकती है, मल्टी वैल्यू नहीं हो सकती। तो ये कर्व भी आपके क्या है, गलत। पहली बात तो ये कि कौन कौन से कर्व सही है, कौन कौन से कर्व गलत है, ये समझ लिया हमने। अब ये समझने के बाद हम बात करते हैं क्या डिस्टेंस वर्सेस डिस्प्लेसमेंट कर्व। आपने बोला ना एक्सेलरेशन कैसा है, कांस्टेंट, ये सब सारी बातें कब हो रही है, जब मेरे पास एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। अब अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो मेरी बात समझो तुम एक बार, एक्सेलरेशन क्या है, कांस्टेंट है। इसका मतलब क्या है, डेल वी ओवर डेल टी, यानी रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम क्या है, कांस्टेंट है। तो हम इस चीज को समझते हैं एक कर्व के द्वारा। लेट सपोज ये कर्व है किस किस चीज का, सर ये है मेरे पास वेलोसिटी और ये है मेरे पास टाइम। ठीक है भाई। अगर मेरे पास देख, अगर कांस्टेंट है तो कांस्टेंट की क्या क्या वैल्यू हो सकती है? जीरो भी एक कांस्टेंट वैल्यू है, +5 +2 +3 ये कांस्टेंट वैल्यू है, -5 -2 -3 ये भी तो कांस्टेंट वैल्यूज ही है, वेरिएबल थोड़ी ना है। कांस्टेंट की बात करें ना, पर वो नेगेटिव तो हो सकता है, वो जीरो भी हो सकता है और वो पॉजिटिव भी हो सकता है। किसी भी वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ का जो स्लोप होता है, स्लोप का मतलब क्या, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, वो रिप्रेजेंट करता है क्या, आपका एक्सेलरेशन। ये क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, और ये क्या है भाई, एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन क्या है, किसी भी वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ का स्लोप है सर। तो अगर मैंने ग्राफ कुछ ऐसा बनाया, इसका मतलब क्या है कि मेरी वेलोसिटी यहाँ पर लेट्स सपोज v1 थी और यहाँ पर v2 थी, तो क्या v2 वैल्यू बढ़ी, हाँ सर v2 वैल्यू बढ़ी। टाइम के रेस्पेक्ट में क्या अगर मैं देखूं, तो यहाँ पर अगर टाइम t1 था और यहाँ पर t2 था, तो जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है क्या वैसे वैसे मेरी वेलोसिटी भी बढ़ रही है, हाँ सर बढ़ रही है। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम जो मैं लिखूंगा v2 माइनस v1 डिवाइडेड बाय t2 माइनस t1, क्या यही रिप्रेजेंट करेगा मेरा एक्सेलरेशन। और ये कैसी वैल्यू है, एक पॉजिटिव वैल्यू। कैसी वैल्यू है, पॉजिटिव। अगर मेरे पास कैसी वैल्यू आए, नेगेटिव वैल्यू आए, इसको कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं नेगेटिव वैल्यू को, जरा एक बार देखो ऐसे। ये तो का बात होगी पॉजिटिव वैल्यू की। लेट सपोज अगर मैं जीरो वैल्यू की बात करूं, मतलब जीरो वैल्यू कहने का मतलब क्या है कि आपका जो ग्राफ है उसका कर्व जीरो हो चुका है, कर्व नहीं, उसका स्लोप जीरो हो चुका है। यानी अगर एक्सेलरेशन जीरो है, इसका मतलब क्या है कि v2 माइनस v1 अपॉन t2 माइनस t1 जो है वो जीरो है। अब पक्की सी बात है सर कि t2 माइनस t1 टाइम के बीच का डिफरेंस जीरो नहीं हो सकता, टाइम तो बढ़ ही रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि v2 माइनस v1 जो है वो जीरो है, इसका मतलब v2 जो है वो v1 के बराबर है। इसका बेसिक सा मतलब ये हुआ कि आपकी वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही है, इट इज अ कांस्टेंट क्वांटिटी, है ना भाई। कैसी क्वांटिटी, इट इज अ कांस्टेंट क्वांटिटी। तो जब भी आपको कर्व ऐसा दिखाई दे जो चेंज नहीं हो रहा है, तो हम समझ जाएंगे, यानी उसी सेम वैल्यू पर, आप ध्यान से देखो, इसी सेम वैल्यू पर टिका हुआ है, तो आप बोल दोगे कि सर यहाँ कर्व जो है वो चेंज नहीं हो रहा है। इसका बेसिक सा मतलब एक ही हो सकता है कि आपकी एक्सेलरेशन जो है वो जीरो है। एक पॉसिबल चीज क्या हो सकती है, आखिरी, कि आपका कर्व कुछ इस तरह का दिखे। ठीक है भाई, कुछ इस तरह का। ठीक है, तो इसको आप बोलोगे क्या कि आपका एक्सेलरेशन कैसा हो गया है सर। इस बार हम बोलेंगे कि जो हमारा एक्सेलरेशन है वो नेगेटिव हो चुका है। इस बार नेगेटिव क्यों हुआ है, क्योंकि अगर मैं ध्यान से देखूं यहाँ पर बच्चे, तो क्या टाइम बढ़ने के साथ साथ, एक सेकंड रुको, हाँ, तो क्या टाइम बढ़ने के साथ साथ यहाँ पर मेरी वेलोसिटी v2 थी और ये वेलोसिटी क्या थी, v1। तो क्या यहाँ पर जैसे जैसे मेरा टाइम बढ़ रहा है, टाइम तो यार इसी स्केल पे बढ़ेगा ना आगे यहाँ पर, तो टाइम बढ़ने के साथ साथ क्या वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है। यानी अगर मैं फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी करूं, क्या डिफरेंस, क्या फाइनल माइनस इनिशियल होता था ना एक्सेलरेशन, तो यहाँ फाइनल एक छोटी वैल्यू है, इनिशियल एक बड़ी वैल्यू, तो क्या मेरे पास एक नेगेटिव वैल्यू बच जाएगी जो मेरे एक्सेलरेशन को रिप्रेजेंट करेगी, जो नेगेटिव होगा। इसको बोलते हैं रिटार्डेशन या डी एक्सेलरेशन। क्या बोलते हैं, रिटार्डेशन
या फिर डेक्सेलरेशन, डी एक्सेलरेशन, इसमें से कोई भी वर्ड आप यूज कर सकते हो नेगेटिव एक्सेलरेशन के लिए। तो ये क्या मिले सर मुझे, वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ। कोई दिक्कत तो नहीं है, बहुत शानदार। वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ आपको देते क्या है, एक छोटी सी कहानी यहां से भी शुरू होती है। अगर मैं आपको थोड़ा सा याद दिलाऊं तो वेलोसिटी की डेफिनेशन क्या थी, वेलोसिटी की डेफिनेशन थी चेंज इन डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो यहां से अगर मैं dx की वैल्यू करूं तो क्या आ जाएगा, ये v इंटू dt। अगर दोनों तरफ इंटीग्रेट कर दूं तो ये वैल्यू मुझे क्या रिप्रेजेंट करती है सर, ये वैल्यू रिप्रेजेंट करती है डिस्प्लेसमेंट को, और ये आपका रिप्रेजेंट करता है v डॉट dt, एरिया अंडर द कर्व ऑफ वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ। दोबारा सुनो, ये क्या है, एरिया अंडर द कर्व ऑफ वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ। अगर ये मेरे पास वेलोसिटी है और ये अगर मेरे पास टाइम है, तो अगर मेरे पास कुछ इस तरह का कर्व है, कुछ इस तरह का मेरे पास अगर कर्व है कि पहले ऐसे मूव करता है फिर ऐसे मूव करता है, एक सेकेंड, कुछ ऐसे मूव करता है फिर ऐसे मूव करता है, तो जो आपको ये एरिया दिखाई दे रहा है ना इसके अंदर, ये दिस एरिया रिप्रेजेंट्स द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट। क्या रिप्रेजेंट करता है भाई, डिस्प्लेसमेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट, आपके ऑब्जेक्ट में कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ है ये रिप्रेजेंट करता है ये एरिया। अगर ये टाइम स्केल के ऊपर है तो कैसा होता है, तो ये होता है पॉजिटिव। पर क्या यही चीज टाइम स्केल के नीचे भी हो सकती है, ऐसा जरूरी थोड़ी है, क्योंकि क्या वेलोसिटी नेगेटिव हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है सर। कैसी है, एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो वेक्टर क्वांटिटीज तो पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो सकती है, आपके किस पर डिपेंड करता है, आपके स्केल पर डिपेंड करता है, आपके रेफरेंस फ्रेम पर डिपेंड करता है। तो अगर लेट सपोज मेरे पास वेलोसिटी कुछ इस तरह से आती है, अज्यूम करो, तो ये जो नीचे वाली वैल्यूज हैं क्या ये भी डिस्प्लेसमेंट ही रिप्रेजेंट कर रही हैं, हाँ सर रिप्रेजेंट तो डिस्प्लेसमेंट ही कर रही हैं, पर कैसा डिस्प्लेसमेंट रिप्रेजेंट कर रही है सर, ये रिप्रेजेंट कर रही हैं नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि पार्टिकल क्या कर रहा है, पीछे आ रहा होगा ना यार। क्योंकि यार ऑब्वियस सी बात है, जब भी आप बोलोगे कि मैंने एक पार्टिकल को क्या डिस्प्लेसमेंट दिया, मतलब एक डायरेक्शन डिफाइन करी। अब एक एग्जांपल के थ्रू इसको मैं समझाता हूँ, ये क्या है आपके पास, नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट। अब एक एग्जांपल के थ्रू इसको समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। मैं एक काम करता हूँ, मैं अपनी बाइक लेके ऐसे ऐसे पॉइंट ए से चलना चालू करता हूँ, ठीक है। मैंने पहले अपने आप को क्या करा, एक्सेलरेट करा, आगे की तरफ गया, आगे की तरफ गया, और फिर मैं वापस आने लगा, वापस आने लगा, यहाँ पर आ चुका हूँ, और फिर मैं पीछे की तरफ जाने लग गया। तो ये बेसिकली ये पॉइंट ए की बात, बी की बात हो रही है, यहाँ पर लेट सपोज कोई पॉइंट सी की बात कर लो, यहाँ पर पॉइंट डी की बात कर लो। तो क्या ऐसा पॉसिबल है कि मेरा डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव आए, क्या ऐसा पॉसिबल है मेरा डिस्प्लेसमेंट जीरो, अगर मैं ए से सी तक ही आता तो डिस्प्लेसमेंट जीरो, ए से बी तक डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव, यहाँ पर जीरो और यहाँ पर नेगेटिव। क्या बात समझ आई। अगर इसी चीज को मैं आगे बढ़ा दूं, ध्यान से देखो, अभी इसी चीज को मैं आगे बढ़ा दूं, यहाँ पे लेट सपोज मैं इस तरह से मूव कर रहा था, तो जब आप मूव कर रहे हो येलो पार्ट में तो क्या आपके पास डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव है, जब येलो और रेड मिला के बोला तो टोटल डिस्प्लेसमेंट जीरो हो चुका है, दिख रहा है ना ऊपर का ट्राइंगल, ये ट्राइंगल सेम है, लेकिन येलो रेड और इसको दोनों को मिलाया तो क्या मिले पास, फिर से एक पॉजिटिव वैल्यू मिली। तो पॉसिबल है किसका होना, नेगेटिव, पॉजिटिव और जीरो वैल्यूज तीनों डिस्प्लेसमेंट में होना पॉजिटिव है। और एरिया अंडर द कर्व, अब इस एरिया को निकालने का सीधा सीधा तरीका क्या है कि इस ट्राइंगल को ऐड कर लो, इस ट्राइंगल को ऐड कर लो, और इसको जो आपके पास ये रेक्टेंगल है इसको ऐड कर लो, एरिया जो भी आएगा वो क्या रिप्रेजेंट करेगा, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट। इसको आप लिख सकते हो आर एफ माइनस आर आई, जहां आर एफ और आर आई क्या है उसके पोजीशन रहता है, इस तरह से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो। बात समझ आ रही है बच्चे। तो छोटा, इससे बहुत बड़ा क्वेश्चन नहीं आएगा, हल्का सा क्वेश्चन ये आ सकता है कि बताइए विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स डिस्प्लेसमेंट, तो एरिया अंडर द वेलोसिटी एंड टाइम ग्राफ रिप्रेजेंट्स डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। अच्छा डिस्टेंस कौन सा रिप्रेजेंट करेगा फिर, अगर डिस्टेंस की आपको बात याद हो तो यार डिस्टेंस निकालने तो क्या स्पीड का फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा ना सर, उसके लिए तो क्या यूज करना पड़ेगा, स्पीड का फॉर्मूला। तो स्पीड क्या थी सर, स्पीड थी डिस्टेंस बाय टाइम, इसको लिख सकते हैं dx अपॉन dt। तो dx की वैल्यू क्या हो जाएगी,
v डॉट डी टी। अब एक बात ध्यान रखो, ये क्या है, ये वेक्टर नहीं लगाया मैंने उसके ऊपर, ये क्या है, ये स्पीड है। तो इसका जब इंटीग्रेशन करूंगा तो क्या मिलेगा, डिस्टेंस। और क्या डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव हो सकता है, कभी नहीं। तो एरिया अंडर दी स्पीड एंड टाइम ग्राफ मुझे देता है डिस्टेंस, और एरिया अंडर दी वेलोसिटी टाइम ग्राफ आपको देता है डिस्टेंस। इतनी बात क्लियर हो रही है। चलो सर, जिस तरह से आपने ये बातें कही, क्या उसी तरह से मैं एक और बात कह सकता हूँ जो मेरे मन में आ रही है। एक्सेलरेशन की डेफिनेशन क्या थी, एक्सेलरेशन की डेफिनेशन थी डेल वी ओवर डेल टी। तो यहाँ से डेल वी की वैल्यू क्या आएगी, ए डॉट डी टी। तो अगर मैं इंटीग्रेट करूं ए डॉट डी टी, यानी मैं ग्राफ किसका देख रहा हूं इस बार, मैं ग्राफ देख रहा हूं सर एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम का। अगर ये मेरे पास एक्सेलरेशन है और ये मेरे पास अगर टाइम है, तो एरिया अंडर दी एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम ग्राफ जो होगा वो क्या रिप्रेजेंट करेगा सर, एरिया अंडर दी एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम ग्राफ, ये जो मेरे को मिलने वाला है ये चीज, ये रिप्रेजेंट करेगी चेंज इन वेलोसिटी। क्या रिप्रेजेंट करेगी, चेंज इन वेलोसिटी, यानी v फाइनल माइनस v इनिशियल जो आपके पास होगा, ये होगा एरिया अंडर दी एक्सेलरेशन एंड टाइम ग्राफ। इसको आप डेल्टा v से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, और ऑब्वियसली कैसी होने वाली है सर, एक वेक्टर क्वांटिटी होने वाली है। इतना आपको जानना जरूरी था न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन पढ़ने से पहले, क्योंकि यहां से छोटे मोटे क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। ठीक है, अब एक छोटी सी चीज और आपको समझनी है कि जब भी आपके पास क्या होता है, एक कांस्टेंट एक्सेलरेशन मोशन होता है, तो न्यूटन सर ने तीन दी इक्वेशन ऑफ मोशन, इसको हम बोलते हैं न्यूटन्स इक्वेशन ऑफ मोशन, न्यूटन्स इक्वेशन ऑफ मोशन। अच्छा, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन नहीं है, दीज आर न्यूटन्स इक्वेशन ऑफ मोशन। ठीक है, तो इसमें अभी हम कभी डायनेमिक्स की बात नहीं करें, काइनेमेटिक्स पे ही रुके हुए हैं। इसका बेसिक सा मतलब ये हुआ कि न्यूटन सर ने बोला कि जब भी आपके पास कैसा है, एक कांस्टेंट एक्सेलरेशन मोशन है, जब भी आपके पास कैसा एक कांस्टेंट एक्सेलरेशन मोशन है, मैं डेरिवेशंस में नहीं जा रहा हूं, तीन इक्वेशन उन्होंने रिप्रेजेंट करी है, मोर ऑन लेस मैं उसके अप्रोच की बात करता हूं कि आपको उसको समझना क्या है। जब भी आप एक कांस्टेंट एक्सेलरेशन कर रहे होते हो, जब भी कोई पार्टिकल एक कांस्टेंट एक्सेलरेशन में होता है, तो क्या होगा उसके पास सर, मैं मान के चल रहा हूं कि वो किसी स्पीड से चल रहा होगा इनिशियली, उस स्पीड को मैंने बोल दिया u। इस पर आपने क्या लगाया, एक कांस्टेंट एक्सेलरेशन लगाया, और उस कांस्टेंट एक्सेलरेशन लगाने के बाद इसकी स्पीड हमने कर दी v, v इज द फाइनल स्पीड, u इज द इनिशियल स्पीड। अब ये डिस्टेंस यानी u से v स्पीड करने में इसने कुछ डिस्टेंस ट्रेवल करा होगा, उसको हमने बोल दिया s, और एक्सेलरेशन क्या लगाया था आपने, a लगाया था, और इस पूरी प्रोसेस में जो टाइम लगा होगा कितना लगा होगा, t। तो मेरे पास पांच वेरिएबल आते हैं, इनिशियल स्पीड, फाइनल स्पीड, डिस्प्लेसमेंट, एक्सेलरेशन एंड टाइम। क्या आते हैं, पांच वैल्यूज आती हैं। u is the initial speed, v is the final speed, s is the displacement, a is the acceleration, t is the time। ठीक है भाई, इनिशियल वेलोसिटी। अच्छा हाँ, ये सारे क्या हैं, वेक्टर क्वांटिटीज हैं भाई। ये है फाइनल वेलोसिटी, ये आपके पास डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस नहीं है, क्या है, डिस्प्लेसमेंट। ये है आपके पास एक्सेलरेशन, और ये आपके पास टाइम। ठीक है भाई, इन पांचों क्वांटिटीज को यूज करके बनाई गई हैं तीन इक्वेशन, जिनको बोलते हैं न्यूटन्स इक्वेशन ऑफ मोशन। पहली इक्वेशन है u इनिशियल स्पीड इज इक्वल्स टू सॉरी v इज इक्वल्स टू u प्लस at, v फाइनल स्पीड इज इक्वल्स टू इनिशियल स्पीड प्लस एक्सेलरेशन इनटू टाइम। दिस इज कॉल्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। अगर तुम ध्यान से सोचो तो क्या ये इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट है सर, v का यूनिट होगी मीटर पर सेकेंड, है ना भाई, इसकी यूनिट क्या होगी, मीटर पर सेकेंड, इसकी यूनिट क्या होगी, इनिशियल स्पीड है तो मीटर पर सेकेंड, प्लस एक्सेलरेशन की क्या होती है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और टाइम की सेकेंड। तो डायमेंशनली भी करेक्ट है, तो ये फॉर्मूला हम कह सकते हैं मे बी करेक्ट, क्योंकि डायमेंशनली करेक्ट होने पर करेक्ट होगा इसकी कोई गारंटी नहीं है, रॉन्ग होने पर रॉन्ग होगा, ये फॉर श्योर। अगर तुम्हें याद आ रहा हो थोड़ा बहुत, चीजें को रिलेट करते चलो बच्चे। सेकेंड इक्वेशन होती है दैट डिस्प्लेसमेंट एस इज इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। ठीक है, और फाइनल इक्वेशन होती है दैट v स्क्वायर इज इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2a।
अब तुमने ध्यान दिया होगा कि फर्स्ट दो इक्वेशन मैंने वेक्टर फॉर्म में लिखी और थर्ड इक्वेशन मैंने स्केलर फॉर्म में लिखी है। ठीक है, तो ये बहुत सिंपल सी बात है कि इक्वेशन ऑफ मोशन में दो फॉर्म जो है वो आपकी वेक्टर फॉर्म है और जो तीसरी वाली फॉर्म है वो आपकी क्या है, दैट इज माय स्केलर फॉर्म। ठीक है, डेरिवेशन में मैं जाना नहीं चाहता, इसलिए मैं डायरेक्ट आपको रिजल्ट लिखवा दे रहा हूँ कि ऐसा ऐसा होता है। अच्छा एक बात बोलो, अगर मैं एक्सेलरेशन को यहाँ पर जीरो पुट कर दूं तो तुम्हें वैल्यूज क्या मिलेगी? सर अगर आपने यहाँ जीरो पुट कर दिया तो v इज इक्वल टू यू मिलेगा, यानी अगर कोई चीज एक्सेलरेट नहीं कर रही है तो क्या उसकी फाइनल स्पीड और इनिशियल स्पीड सेम? बिल्कुल सेम। ये मिलेगा s इज इक्वल टू यू टी, डिस्टेंस इज वेलोसिटी इनटू टाइम। क्या बचपन में पढ़ाया गया था, वेलोसिटी इज डिस्टेंस बाय टाइम, यानी डिस्टेंस इज वेलोसिटी इनटू टाइम। तो वही तो मिल रहा है, कोई दिक्कत थोड़ी ना है, बिल्कुल सही बात है। और यहाँ से वही मिलेगा v इज इक्वल टू a। तो सर फॉर्मूले तो सही है, एक्सेलरेशन पॉजिटिव अगर जीरो लिया जाए तो। अगर आप मान के चल रहे हो एक्सेलरेटेड मोशन की बात हो रही है, पॉजिटिव के लिए भी और नेगेटिव के लिए, ये तीनों फॉर्मूले जो है वो यूजफुल है, लगाए जा सकते हैं। ये तो हो गया फॉर्मूलों को बताना। अब इससे रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन आता है, बहुत ज्यादा बहुत सिंपल बहुत बेसिक क्वेश्चन आया, उसके चांसेस हैं बहुत ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन आपसे नहीं पूछा जाएगा। स्ट्रेट फॉरवर्ड फॉर्मूला पुटिंग कि जिसमें आपको वी यू ए पता है, टी बता दो, टी यू ए पता है, एस बता दो, यू ए एस पता है, वी बता दो, ऐसे ही क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। डबल स्टेप कैलकुलेशन के क्वेश्चन नहीं आएंगे। मैं तो कह रहा हूं शायद ये भी ना आए, पर मेरा फर्ज है समझाने का, बताने का, इसलिए मैंने बताया। ठीक है, क्योंकि आपको एक घंटे में यार 60 क्वेश्चन करने हैं, सॉरी 60 मिनट में 100 क्वेश्चन करने हैं, तो यार ज्यादा बड़े क्वेश्चन नहीं आ सकते। पर हमें समझना क्या है, क्या ये डायमेंशनली करेक्ट है? बिल्कुल करेक्ट है। दो फॉर्मूले कैसे हैं सर? वेक्टर फॉर्म में। तीसरा वाला कैसा है? स्केलर फॉर्म में। अगर आप देखो तो हर इक्वेशन में कितने वेरिएबल हैं? तो मेरे पास टोटल वेरिएबल थे 5, u v s a t। पहले में कितने वेरिएबल है? 4, v u a n t। दूसरे में कितने वेरिएबल है? 4, s u t एंड a। चौथे में कितने वेरिएबल है? 4, v u a और s। मतलब कि सर अगर मुझे कोई से तीन, एनी 3 वेरिएबल्स अगर पता चल जाए, यानी इनिशियल स्पीड, फाइनल स्पीड, उस इनिशियल फाइनल स्पीड के बीच का डिस्प्लेसमेंट, उस इनिशियल को फाइनल स्पीड बनाने के लिए जो एक्सेलरेशन यूज हुआ वो, और इनिशियल से फाइनल स्पीड पहुंचने में जो टाइम लगा वो, इन पांचों में से कोई तीन वेरिएबल आपको पता चल जाए तो बाकी के दो आराम से बताए जा सकते हैं। ठीक है, एक छोटा सा क्वेश्चन दे रहा हूं मैं, जल्दी से सॉल्व कर लेते हैं। चलो एग्जाम्पल में मैंने बोला एक बस है जो इनिशियली चलती है 10 मीटर पर सेकंड से, इसको एक्सेलरेशन दिया गया है, मान लेते हैं 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का। आपसे पूछा गया कि t इज इक्वल टू 10 सेकेंड्स बाद क्या क्या पूछ सकते हैं, फाइनल स्पीड क्या होगी और इसने डिस्प्लेसमेंट कितना ट्रेवल कर लिया। जल्दी से आंसर करें क्या? सर मेरे पास तीन चीजें हैं, v u a n t, और मुझसे v पूछा गया, तो क्या पहली क्वेश्चन लगा दूं, दैट v इज इक्वल टू u प्लस a t। बिल्कुल सही बात है, u की वैल्यू सर 10, a की वैल्यू 2, टाइम की वैल्यू 10, तो क्या हो जाएगा 10 प्लस 20 इज इक्वल टू 30 मीटर पर सेकंड। इससे भारी भरकम क्वेश्चन और अच्छी क्वालिटी का क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, बस यही। आप समझ पा रहे हो मेरी? क्यों? क्योंकि उसमें टाइम लगेगा, ऐसा नहीं आप कर नहीं सकते, कर आप सकते हो बट टाइम लगेगा। और एसएससी का पेपर कैसा है भाई? ऐसा पेपर है कि टिप्स पे होना चाहिए सब कुछ, कैलकुलेशन में ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं कर सकते। सिमिलरली एस के लिए क्या लगा सकते हैं सर? एस के लिए लगा सकते हैं यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ठीक है भाई, इनिशियल स्पीड गिवन थी 10, टाइम कितना देर का था? 10 सेकेंड, प्लस 1/2, एक्सीलरेशन कितने का दे रखा था? 2 का, और टाइम कितना दे रखा था? 10 सेकेंड। तो क्या मुझे कर देना चाहिए सर, यहाँ से मिलेगा 100 और यहाँ से मिलेगा 100, इसका मतलब इस पूरे सिनेरियो में आपने 200 मीटर जो डिस्टेंस है वो ट्रेवल कर लिया होगा। ये आ गया फर्स्ट आंसर, ये आ गया सेकंड आंसर, दैट्स इट। ऐसे और इससे मिलते जुलते क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट करो, और ज्यादा बहुत अच्छे क्वेश्चन नहीं मिलने वाले। ठीक है, ये हमने समझ लिया काइनेमेटिक्स के बारे में। अब थोड़ा सा बहुत हल्का सा मैं आपको पढ़ाऊंगा वेक्टर्स और वेक्टर्स के कंपोनेंट के बारे में, क्योंकि वो आगे यूज होगा भाई, और ऐसे भाग नहीं सकता जल्दी से, क्योंकि आगे प्रोजेक्टाइल मोशन आएगा, फिर तुम मुझसे बोलोगे सर को समझ नहीं आ रहा, सब सिर के ऊपर से जा रहा है, सब रटना सा लग रहा है, तो रटो मत, वेक्टर्स पढ़ लेते हैं। ठीक है, समझो। देखो कोई सेशन बड़ा भी होगा, कोई छोटा भी होगा, टॉपिक आपका कंप्लीट होगा, उसकी आप टेंशन मत लो। ठीक है, क्योंकि ये एक्स्ट्रा टॉपिक्स पढ़ाने पड़ रहे हैं, क्योंकि सिलेबस में नहीं है, पर पढ़ने पड़ेंगे, उसके बिना जीवन दूभर है, आप एक्सपेक्ट ही नहीं कर सकते कि कुछ हो जाए, इसलिए मुझे ये सब करना पड़ रहा है। हाँ,
तो वेक्टर्स की हम लोग बात करते हैं। वेक्टर क्या है सर? एक ऐसी क्वांटिटी जिसके पास डायरेक्शन भी है और मैग्नीट्यूड भी है। तो सर अब डायरेक्शन मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंट कैसे करूं, बताऊं कैसे कि इसके पास ये डायरेक्शन और ये मैग्नीट्यूड है? बताने के दो तरीके, एक तो है ग्राफिकल या ज्योमेट्रिकल और एक है मैथमेटिकल। ठीक है, ग्राफिकली आप रिप्रेजेंट करते हो वेक्टर को किससे? एक एरो से रिप्रेजेंट करते हो। ये जो आप एरो बनाते हो क्या हवा में कहीं भी बना देते हो? नहीं, ये एरो बनाया जाता है एक कोऑर्डिनेट सिस्टम के हिसाब से, और उस कोऑर्डिनेट सिस्टम में क्या रिप्रेजेंट्स होती है? यूनिट। मतलब लेट सपोज मैंने जब ये एरो बनाया तो ये चीज पहले से दुनिया में सबको पता है, बस कोई बताता नहीं है कि ये किसी ना किसी कोऑर्डिनेट सिस्टम के अकॉर्डिंग बनाया होगा। और इस कोऑर्डिनेट सिस्टम में ये जो लेंथ है ये यूनिट लेंथ है, यानी इतनी लेंथ कुछ ना कुछ बताती है, कुछ भी बता सकती है आपको। वो बता सकती है वेलोसिटी, वो बता सकती है एक्सेलरेशन, वो बता सकती है फोर्स, वो बता सकती है मोमेंटम, वो बता सकती है टॉर्क, कुछ भी बता सकती है, लेकिन कुछ ना कुछ तो बताएगी, है ना भाई? तो इसमें दो पार्ट हुए, इस पार्ट को आप बोलते हो टेल, इसकी पूंछ है, और इसको आप बोलते हो हेड। जो ये आपको दिख रहा है इसकी लेंथ, दिस इज कॉल्ड द मैग्नीट्यूड, यानी जो न्यूमेरिकल वैल्यू है। लेंथ से मैग्नीट्यूड कैसा है? क्योंकि मैंने क्या बोला, आपने बनाया हुआ किसी ना किसी कोऑर्डिनेट सिस्टम के अकॉर्डिंग, इसका मतलब है कि इसके यूनिट लेंथ यहां से लेके यहां से इस लेंथ का कितने गुना है ये, उससे पता चलेगा ना कि इसका मैग्नीट्यूड कितना है। तो जो लेंथ ऑफ द वेक्टर है वो रिप्रेजेंट करता है मैग्नीट्यूड। टेल और हेड क्या बताते हैं? डायरेक्शन। बात क्लियर है? अब इसी चीज को मैथमेटिकली कैसे बताएं? मैथमेटिकली जानने के लिए थोड़ा सा आपको मेरे साथ सब्र रखना। ये जो कोऑर्डिनेट आपने बनाया इसको बोलते हैं कार्टेशियन कोऑर्डिनेट। अगर ये x है, ये y है और ये z, ये आपने तीन म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शंस लिए हैं। समझो दोबारा से क्या बोला? म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शन। किसी भी घर में बैठे हो ना, दीवार का कोना पकड़ो तो क्या दिखेगा? दो आपको दिखेगी साइड जो ऐसे जा रही होती है और तीसरी साइड जो ऊपर जा रही होती है, ये वही है, ये आपकी दीवार का वही कोना है। एक्स और वाई क्या बनाती हैं? आपका प्लेन बनाती हैं, और जेड बनाता है हाइट। ऐसा जरूरी है कि सर एक्स और वाई हमेशा प्लेन बनाएगा? नहीं, अपनी मर्जी से कुछ भी ले सकते हो, पर दो साइड हमेशा एक प्लेन बनाएंगी और तीसरा वाला आपको हाइट। कोई भी दो, अगर मैं बोलूं एक्स और जेड क्या एक प्लेन बनाती है? बिल्कुल बनाती है, ये वाला प्लेन बनाती है भाई। और उनके लिए वाई क्या है? हाइट है। पर ये तीनों आपस में क्या है? म्यूचुअली परपेंडिकुलर। इतनी बात समझ आई? म्यूचुअली परपेंडिकुलर वैल्यूज डायरेक्शन है एक्स वाई जेड। इन डायरेक्शंस की जो यूनिट वैल्यूज होती हैं उनको बोला जाता है आई कैप, जे कैप, के कैप। यानी एक्स डायरेक्शन की जो यूनिट वैल्यू है वो आई कैप, वाई डायरेक्शन की जो यूनिट वैल्यू है वो जे कैप, और जेड डायरेक्शन की जो यूनिट वैल्यू है उसको के कैप बोला जाता है। किसी भी वेक्टर को अगर आपको रिप्रेजेंट करना है तो इस वेक्टर को आप रिप्रेजेंट कर सकते हो कुछ इस तरह से, ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप। किसी भी वेक्टर का अगर आपको रिप्रेजेंटेशन करना है तो वो रिप्रेजेंटेशन मैथमेटिकली इस तरह से करा जाएगा। ठीक है, आई कैप, जे कैप, के कैप में उसकी क्या होंगी? कोई वैल्यू रहेगी। आई ए एक्स ए वाई ए जेड क्या बता रहा है? ये बता रहा है, ए एक्स बताता है आयत यानी एक्स डायरेक्शन में उसका मैग्नीट्यूड, ए वाई बताता है वाई डायरेक्शन में मैग्नीट्यूड, और ए जेड बताता है जेड यानी के कैप डायरेक्शन में मैग्नीट्यूड। सिंपल है। एग्जाम्पल के तौर पर देखो, अगर मैं बोलूं कि, समझ के देखना इस क्वेश्चन को, ग्राफिकली भी बताता हूं और उसके बाद मैथमेटिकली भी। अगर मैं बोलूं कि सर ये मेरे पास क्या है? नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट और साउथ है। सबसे पहले एक आदमी है जो जाता है 2 किलोमीटर ईस्ट, अगर 1 किलोमीटर मान लेते हैं इतना बड़ा है ना? तो सबसे पहले 2 किलोमीटर ईस्ट जाता है, उसके बाद क्या करता है? अब वो जाता है 1 किलोमीटर नॉर्थ। ठीक है, यहाँ पे मान लेते हैं नॉर्थ का 1 किलोमीटर ये है। तो इसमें जो टोटल डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल करा, यार वेक्टर मतलब क्या? वेक्टर रिप्रेजेंट कर रहे हो मतलब क्या? आप डिस्प्लेसमेंट की बात करोगे ना, डिस्टेंस की बात थोड़ी ना करोगे। तो इसने टोटल डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल करा क्या बच्चे? वो ये है, ध्यान से देखो सर, ये डिस्प्लेसमेंट इसने क्या करा होगा? ट्रेवल करा होगा। सही है भाई, मैंने भी बात मानी आपकी। अगर ये इस डायरेक्शन में, इसको अगर मैं एक्स डायरेक्शन बोल दूं और इसको मैं वाई डायरेक्शन अगर बोल दूं अपने मन से, तो ये हो जाएगा माइनस एक्स और ये हो जाएगा माइनस वाई। ठीक है, जेड मतलब इनटू द प्लेन आउट ऑफ द प्लेन की भी बात नहीं करें, प्लेन में ही मूव कर। अगर ऐसा होता है तो सर ये दो एक्स की डायरेक्शन में चला यानी 2 आई कैप वैल्यू ये है, तो इस वेक्टर को बोलोगे क्या? 2 आई कैप। समझ आई? आप एक्स डायरेक्शन में कितना चले हो?
2 किलोमीटर। तो यूनिट हुई कितनी, 2, और डायरेक्शन हुई आई कैप। तो ये जो वेक्टर है ये है 2 i कैप। उसके बाद आप के जेड डायरेक्शन में कहाँ चले, ऊपर की तरफ, मतलब वाई डायरेक्शन में। तो आप कितना चले हो, वाई की डायरेक्शन में कितना, 1 किलोमीटर, यानी 1 j कैप। तो 2 i कैप और j कैप, इनसे मिलाकर मैंने बनाया वेक्टर। कौन सा, लेट्स सपोज अगर पॉइंट ए से लेके पॉइंट बी तक पहुंचे, तो ये मैंने बनाया ए बी वेक्टर। इसको ए वेक्टर भी लिख सकता हूँ, कोई फर्क नहीं पड़ता। और इसको लिखा जाएगा 2 i कैप। पहले तो आप चले एक्स डायरेक्शन में, फिर आप चले y। ये है इस वेक्टर का मैथमेटिकल एक्सप्रेशन। बात समझ आई, यहां तक सेट है कहानी। तो किसी भी वेक्टर को रिप्रेजेंट कर सकते हो ए एक्स आई कैप, ए वाई जे कैप, ए जेड के कैप के जरिए। एक्स ए एक्स ए वाई ए जेड, एक्स डायरेक्शन, वाई डायरेक्शन और जेड डायरेक्शन के क्या है, कंपोनेंट। यहां तक कहानी सही थी। और रिप्रेजेंट कर सकते हो इस तरह। फेयर इनफ। अब बात आती है किसी भी वेक्टर के कंपोनेंट लेने की, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, लेट सपोज मेरे पास एक वेक्टर है जो एक्स एक्सिस से, इसको मैंने बोला एक्स एक्सिस, इसको मैंने बोला वाई एक्सिस, और एक वेक्टर है जो एक्स एक्सिस से एंगल बनाता है, लेट सपोज थीटा। ठीक है, ये इस वेक्टर की वैल्यू है। तो जो लेंथ होगी वो क्या होगी, वो इसका मैग्नीट्यूड होगा। ठीक है भाई, सही है। तो मैं एक काम करता हूं, मैं यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करता हूं एक्स डायरेक्शन में, कुछ इस तरह से। परपेंडिकुलर मतलब क्या, इससे 90 डिग्री बनाएगा। अगर ये एंगल थीटा और ये 90 है, तो क्या मुझे पाइथागोरस थ्योरम नाम की चीज पढ़ाई गई थी क्या बचपन में, वो तो सबको ही पढ़ाई गई थी। वो क्या बोलता था पाइथागोरस, कि सर पाइथागोरस जब आपको पढ़ाया गया था तो आपको कुछ एंगल्स भी पढ़ाए गए थे, क्या, साइन कॉस और टेन, याद आ रहा है क्या। तो साइन थीटा किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल में आपके पास तीन चीजें होती है, ये है आपका बेस, ये है आपका परपेंडिकुलर, और ये आपका हाइपोटेनस। तो साइन थीटा अगर आपको याद आ रहा हो तो होता था परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, है ना भाई, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। हाइपोटेनस की जो लेंथ है, क्या वो वेक्टर ए की लेंथ, यानी उसको लिख सकता हूं ए, और सॉरी हाइपोटेनस को ए लिखना है ना, हाँ। तो हाइपोटेनस को लिखा ए, और परपेंडिकुलर क्या है आपका, परपेंडिकुलर है सर ये लेंथ। क्या ये लेंथ इस लेंथ के बराबर है बच्चे, इस वाली लेंथ के बराबर। और क्या ये लेंथ वेक्टर ए का वाई डायरेक्शन में कंपोनेंट है। तो इसको मैं लिखता था ए वाई। ए वाई क्या है, वेक्टर ए का वाई डायरेक्शन में कंपोनेंट बोल दो, या प्रोजेक्शन बोल देते हैं कभी कभी। प्रोजेक्शन का मतलब क्या है, कि यहां पर मैंने अगर कोई बल्ब या लट्टू जला दिया, तो जब ये क्या परछाई देगा वेक्टर, तो ये वेक्टर सर यहाँ परछाई देगा ये, तो इसको बोलते हैं प्रोजेक्शन। ठीक है, लट्टू जला दिया तो ये ऐसा प्रोजेक्शन। मान लो अगर यहाँ आपने बल्ब जला दिया तो क्या प्रोजेक्शन आएगा सर, ये प्रोजेक्शन आएगा। तो इसको बोलेंगे हम ए एक्स। तो ए एक्स और ए वाई, एक्स और वाई डायरेक्शन के प्रोजेक्शन बोले जाते हैं, या तो उस वेक्टर के कंपोनेंट बोले जाते हैं। यहाँ तक बात समझ आई है। तो अगर मैं ध्यान से देखूं तो परपेंडिकुलर क्या है सर, ये है ए वाई, है ना भाई, अभी तो रिप्रेजेंट करा ए वाई। तो यहाँ से ए वाई की वैल्यू क्या हो जाएगी सर, ए वाई की वैल्यू हो जाएगी ए साइन। बात समझ आई। तो हम बोल सकते हैं कि किसी भी वेक्टर जिसका किसी एक्सिस से एंगल थीटा गिवन होता है, उस एक्सिस की परपेंडिकुलर एक्सिस के साथ जो कंपोनेंट होता है वो होता है ए साइन थीटा। सिमिलरली अगर मैं बात करूं कॉस थीटा की, तो कॉस थीटा क्या होता था सर, वो होता था बेस अपॉन हाइपोटेनियस। बेस आपको क्या दिख रहा है, ए एक्स, तो सर ये ए एक्स, और हाइपोटेनियस क्या है सर, हाइपोटेनियस है ए। तो यहां से अगर मैं ध्यान से देखूं तो ए एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी सर, ए एक्स हो जाएगा ए कॉस थीटा। बात क्लियर है, ए एक्स कितना हो गया, ए कॉस। तो सर मुझे दो बात समझ आई, कि अगर किसी भी वेक्टर, ये आगे आपको प्रोजेक्टाइल मोशन में बेहद काम आने वाला है, इसलिए समझा रहा हूं बहुत ज्यादा डिटेल से, कि किसी भी वेक्टर का चाहे वेलोसिटी हो चाहे फोर्स हो कुछ भी हो, कोई भी वेक्टर का अगर किसी एक्सिस से एंगल थीटा है, क्योंकि न्यूटन लॉ ऑफ मोशन में बहुत काम आएगा। अगर किसी वेक्टर का किसी एक्सिस से एंगल थीटा है, तो उसका उस एक्सिस के साथ कंपोनेंट ए एक्स होगा ए कॉस थीटा, और उसकी परपेंडिकुलर एक्सिस के साथ जो कंपोनेंट होगा ए वाई, वो होगा ए साइन थीटा। ये बात दिमाग में गड़ जानी चाहिए बहुत अच्छे से। और ये बात और गढ़नी चाहिए कि जिस एक्सिस के साथ एंगल थीटा होता है, उस एक्सिस का कंपोनेंट कॉस थीटा है। ठीक है, इस एक्सिस किसके साथ एक्सिस है, थीटा, सर इसके साथ एक्सिस थीटा है, तो इसके साथ कंपोनेंट ए कॉस थीटा होगा, दूसरे वाले के साथ ए साइन थीटा होगा। क्लियर है कहानी होता है।
ये अगर समझ आ चुका है तो इसके बाद आपको दो चीजें और समझनी है, दैट इज वेक्टर एडिशन एंड वेक्टर सब्ट्रैक्शन। वहां तक हम लोग कर लेंगे, आगे जो भी आएगा वो धीरे धीरे वेक्टर मल्टीप्लिकेशन भी करते हैं पर वो आगे समझा दूंगा, अभी तक अपने को इतना ही जानना था कि कंपोनेंट क्या है। अब हमने बोला कि वेक्टर्स को ऐड कैसे करते हैं। देखो एक तरीका ग्राफिकल है, दूसरा तरीका मैथमेटिकल है। ग्राफिकल मैंने बोला एक वेक्टर अगर आपके पास ये है और इसको आपको ऐड करना है दूसरे वेक्टर से कुछ इस तरह से, तो आपको कुछ नहीं करना, आप इस वेक्टर को लो, आपको क्या करना है, फर्स्ट वेक्टर आपके पास जो था उसके हेड पर आपको रखना है सेकंड वेक्टर का टेल, ठीक है, आपको रखना है इसका टेल, तो इसके टेल को हमने यहां पे रखा इसके हेड पर। इसके बाद क्या करा, फर्स्ट वेक्टर के टेल से सेकंड वेक्टर के हेड को मिला दिया, तो इस तरह से आपने इसको मिला दिया। एक सेकंड रुको, बात समझ रहे हो? ये तो अगर लेट सपोज ये था मेरे पास वेक्टर ए और ये था मेरे पास वेक्टर बी, और इन दोनों को मैं एडिशन कर रहा था, तो वेक्टर ए और वेक्टर बी का जो एडिशन होगा वेक्टर आर, वो होगा ये ए प्लस बी। दिस इज वेक्टर एडिशन बाय ट्रायंगुलर लॉ, ठीक है। एक तरीका ये होता है, ठीक है। दूसरा तरीका क्या होता है, आप अब ये तो आपने क्या करा, एडिशन करा। अच्छा एक बात और देखो, वेक्टर ए और माइनस वेक्टर ए में क्या फर्क है? सर मैग्नीट्यूड सेम होता है, सिर्फ क्या चेंज होता है, डायरेक्शन का। अगर वेक्टर ए ये है तो माइनस वेक्टर ए सेम मैग्नीट्यूड अपोजिट डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। इतनी बात समझ आ गई? ये वेक्टर ए है अगर, तो ये आपका माइनस वेक्टर ए होगा। सिमिलरली अगर मैं आपसे पूछूं, अब जरा ध्यान दो, अगर ये मेरे पास था वेक्टर ए और वेक्टर बी, ठीक है, और अब मैं आपसे कह रहा हूं कि मुझे बताइए, अभी आपने क्या करा, आप सर अभी तो मैंने क्या करा, एडिशन करा था, क्या करा था बच्चे, एडिशन करा था। अब अगर मैं आपसे बोलूं कि एडिशन की जगह क्या कर दो, सब्ट्रैक्शन कर दो, तो इसका बेसिक सा मतलब क्या हो? अगर आप बोल रहे हो कि सर वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी कर दो, इसका क्या, इसको क्या मैं कह सकता हूं कि आप कह रहे हो कि वेक्टर ए को ऐड कर दो माइनस वेक्टर बी के साथ? क्या तब भी सेम ही चीज कही गई? सोचो एक बार, वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी क्या इक्वल है वेक्टर ए एडिशन ऑफ माइनस बी? बातें सेम है। तो मैं क्या करता हूं कि इसी चीज को मैं रिप्रेजेंट करूंगा, कैसे, ध्यान दो, इसी चीज को मैं रिप्रेजेंट करूंगा कैसे, कि आप इस तरह से मूव कर रहे हैं और आपको क्या करना है, अब आपको सिर्फ और सिर्फ जो वेक्टर बी है इसको आपको माइनस बी में चेंज करना है, यानी इसको क्या कर देना है, रोटेट कर देना है आपको, ठीक है। रोटेट कर देना है कितना, 180 डिग्री, कितना, 180 डिग्री। तो ये क्या बन जाएगा मेरे पास, माइनस बी, ये है सर माइनस बी वेक्टर। और अब मैं क्या कर रहा हूं, ए वेक्टर को ऐड कर रहा हूं माइनस बी वेक्टर के साथ। इसका बेसिक सा मतलब होता है कि अब मैं कर रहा हूं कुछ इस तरह से, देखो ध्यान दो, आपने क्या करना है, इस वाले वेक्टर को उठाकर लाकर आना है यहां पर, और अब इस वेक्टर को ए प्लस बी करना है ना भाई, दोबारा से माइनस बी, तो इसको यहां पर इसके टेल पर लाकर रख देना है यहां पर एकदम बढ़िया से। और अब आपने जो रिजल्टेंट होगा, दोबारा से वही चीज, रिजल्टेंट क्या था, फर्स्ट वेक्टर का टेल सेकंड वेक्टर के हेड से जोड़ देना है। तो ये जो बनेगा आपका, ये बनेगा रिजल्टेंट। ये अगर वेक्टर ए था और ये माइनस बी था अगर, तो ये बनेगा रिजल्टेंट जिसकी वैल्यू होगी वेक्टर ए माइनस वेक्टर। ये तो आपने करा ग्राफिकली, हो सकता है एक बार में जहन में ना उतरे, एक बार दोबारा वीडियो को देखना उतर जाएगा। अब हम कैसे करेंगे, मैथमेटिकली, ठीक है भाई। अगर वेक्टर ए लेट सपोज है ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप, और वेक्टर बी अगर आपके पास है बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप प्लस बी जेड के कैप, और आपसे पूछा जाए कि ए प्लस माइनस बी कर दो, या तो प्लस कर दो या तो माइनस कर दो, दोनों में सेम ही चीज करनी है,
तो आपने करना क्या है, ith कंपोनेंट आपस में प्लस माइनस होंगे, bth और jth कंपोनेंट आपस में प्लस माइनस होंगे। इसका मतलब ax प्लस माइनस bx आई कैप प्लस ay प्लस माइनस by j कैप प्लस az प्लस माइनस bz k कैप। एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं कि मैं कैसे कहना चाह रहा था। लेट सपोज मैं दे रहा हूँ, मेरे पास एक वेक्टर है, वेक्टर a है मेरे पास 2i कैप प्लस 3j कैप, और वेक्टर b है मेरे पास 3i कैप प्लस 2j कैप प्लस 5k कैप। मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि सर वेक्टर a प्लस वेक्टर b बता दीजिए, मतलब ith कंपोनेंट ऐड करने हैं। 2 प्लस 3 करूंगा तो क्या आएगा 5 ith कैप, 3 प्लस 2 करूंगा तो क्या आएगा 5j कैप, और 5k कैप यहाँ पर था तो 5k कैप। अब मैं आपसे बोलूँ अगर कर दीजिए a माइनस b, तो इसका बेसिक सा मतलब क्या है, 2i कैप को माइनस करना है 3i कैप से, तो क्या बचेगा सर माइनस का i कैप बचेगा। 3i j कैप को माइनस करना है 2j कैप से, तो क्या बचेगा सिर्फ j कैप बचेगा। और जीरो यार कुछ है नहीं ना, तो जीरो k कैप मान सकते हैं ना, तो जीरो k कैप को माइनस करना है 5k कैप से, तो क्या बचेगा माइनस का 5k कैप। तो सर ये होगा सबट्रैक्शन और ये होगा एडिशन। सिंपल बात समझ आ गई। ये तो तब होता है जब आपको वेक्टर्स दिए जाते हैं, वेक्टर के मैग्नीट्यूड्स दिए, मतलब आपको वेक्टर फॉर्म दी जाती है, या तो आपको सिंबल दिए जाते हैं, या तो जो ग्राफिकली दिए जाते हैं, या तो आपको पूरी पूरी फॉर्म दी जाती है। बहुत बार ऐसा होगा फिजिक्स में कि आपको वेक्टर का सिर्फ मैग्नीट्यूड दिया जाएगा और उन दोनों वेक्टर के बीच का एंगल दिया जाएगा, और फिर आपसे पूछा जाएगा कि इनका एडिशन क्या है। समझो इस चीज को, क्या वो दिया जाएगा मुझे कि मेरे को दिया जाएगा सर एक वेक्टर ये रहा, दूसरा वेक्टर ये रहा, ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है, इन दोनों के बीच का एंगल जो है वो थीटा है। ठीक है, ये वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड है और ये वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड है। डायरेक्शन में आपको कुछ नहीं दी जाएगी, बोलेंगे कि वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड 10 न्यूटन है, वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड 20 न्यूटन है, इनके बीच का एंगल ये है, बताइए रिजल्टेंट क्या होगा। इस तरह की बातें करी जाती है। तो इसका सीधा फॉर्मूला है कि अगर आप बात करो a प्लस बी यानी एडिशन की बात करें, तो रिजल्टेंट का फॉर्मूला होता है अंडर रूट ऑफ, एक सेकेंड, वेक्टर ए मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। ये किसके लिए है, एडिशन के लिए। अगर आप सब्ट्रैक्शन की बात करते हो तो उसी चीज को लिख सकते हैं, r इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस थीटा। अब इस चीज को याद रखना कि थीटा किस चीज के बीच का एंगल है। थीटा एंगल है ए और बी वेक्टर के बीच का, पर किस पॉइंट पर, टेल टू टेल एंगल है थीटा। ये आगे जाके बहुत कंफ्यूजिंग हो जाता है। अभी तुमको लग रहा होगा सर ये तो बहुत नॉर्मल सी बात है, इसमें क्या नया है, पर समझो, पागल नहीं हूं बता रहा हूं, ठीक है। कंफ्यूज कैसे होता है, लेट सपोज मैं अगर तुमसे बोलूं कि सर मेरे पास एक वेक्टर ये था, ये है मेरे पास एक वेक्टर, फर्स्ट वेक्टर ये है आपके पास, और सेकंड वेक्टर ये रहा आपके पास, ठीक है भाई। अब मैं बोलूं ये जो एंगल तुम्हें दिख रहा है, ये एंगल है 120 डिग्री, तो ए और बी के बीच का एंगल बता दो, बता सकते हो क्या। कितने लोग सोचते हैं कि ए और बी के बीच का एंगल 120 डिग्री है, कितने सोचते हैं कि 180 डिग्री है, कितने सोचते हैं कि 240 डिग्री है, और कितने सोचते हैं कि 60 डिग्री है। देख लो ऑप्शन ए, बी, सी और डी, चार ऑप्शन मैंने तुम्हें दे दिए हैं। ए और बी के बीच का एंगल बता दो, बता सकते हो क्या। मैं बताता हूँ, अगर किसी ने सही गैस कर लिया तो कॉन्ग्रेचुलेशन। आप क्या कह रहे हो सर, हमने बोला कि टेल टू टेल एंगल की बात होनी चाहिए। इसका बेसिक सा मतलब हमें समझ आता है कि सर ये जो वेक्टर अगर इसको आगे लेकर जाऊंगा, ऐसे लेकर जाऊंगा अगर कुछ, तो इनके बीच का एंगल आपको बताना है। ये है दोनों वेक्टर्स के बीच का एंगल। सर अगर ये स्ट्रेट लाइन थी, यहां से लेके यहां तक क्या थी, ये तो स्ट्रेट लाइन थी ना यार, तो ये एंगल अगर 120 था तो ये कितना बचा, 180 माइनस 120 यानी 60 डिग्री। ये है करेक्ट ऑप्शन। अगर तुम कुछ और सोच रहे थे तो गलत थे, ठीक है। इतनी बात समझ आ गई, अभी के लिए बस यही चाहिए। अच्छा, सब्ट्रैक्शन में भी वही सेम चीज करनी है, ठीक है, बस थीटा एंगल दोनों वेक्टर्स के बीच का चाहिए। हमने इस अप्रोक्सीमेट 1 घंटे की क्लास में क्या करा सर, हमने मोशन को जाना,
काइनेमेटिक्स जानी, पोजीशन, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्केलर, वेक्टर्स, उसका छोटा मोटा सा एक क्वेश्चन, स्पीड, वेलोसिटी, एवरेज क्या है, इंस्टेंटेनियस क्या है, एक्सेलरेशन क्या है, उनके ग्राफ्स किस तरह से दिखते हैं, ग्राफ से रिलेशन क्या क्या आता है, इन सब बातों को जाना। उसके बाद हमने इक्वेशन ऑफ मोशन जानी, इक्वेशन ऑफ मोशन का एक क्वेश्चन कर लिया। उसके बाद हमने वेक्टर स्टार्ट करे, वेक्टर रिप्रेजेंटेशन की हमने छोटी हल्की सी बात करी है, और फिर हमने कंपोनेंट्स के बारे में जाना है, और वेक्टर एडिशन, वेक्टर सब्ट्रैक्शन हमने मैथमेटिकली कर लिया, ग्राफिकली कर लिया, और मैग्नीट्यूड्स और एंगल्स दी हो तब कैसे करते हैं वो कर लिया। अब हम स्टार्ट कर सकते हैं न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। क्या सर न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन पढ़ने के लिए ये सब बहुत ज्यादा जरूरी था? कुछ लोग शायद ऐसे ही पढ़ा देते हैं, मैं ये नहीं कह रहा पढ़ नहीं सकते, पढ़ सकते हो, पर वो मजा नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन में कुछ समझ ही नहीं आ गया ये कहां से हो गया, कैसे हो गया। इसलिए मैं कह रहा हूं कि पढ़ के चलते हैं। अब हम हेडिंग डालेंगे न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, जो अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा था वो क्या था? तो वो था न्यूटन्स इक्वेशन ऑफ मोशन। ये क्या है? न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। ठीक है भाई, अब समझो इस बात को। सर न्यूटन ने दिए मोशन के 3 लॉस। ठीक है, एक एक करके समझने की कोशिश करते हैं तीनों लॉस को। क्या सर न्यूटन पहले आदमी थे जिन्होंने न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन दिए? उससे पहले किसी ने किसी पार्टिकल के मोशन को समझने की कोशिश नहीं करी थी क्या? नहीं, गलत। न्यूटन पहले आदमी नहीं थे उन्होंने जिसने ये बात करी। इससे पहले बहुत लोगों ने बहुत कुछ ऑब्जर्व करा था, और जो दो नाम सबसे ज्यादा आते हैं वो आता है, एक आता है एरिस्टोटल का और एक आता है गैलीलियो का। सबसे पहले एरिस्टोटल आए थे। ठीक है, एरिस्टोटल ने मोशन के बारे में कुछ बातें कही, गैलीलियो ने भी मोशन के बारे में कुछ बातें कही, सबको कंबाइन करके न्यूटन ने अपने 3 लॉज दिए। सबसे पहला जिसको हम बोलते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, या इसी को बोलते हैं लॉ ऑफ इनर्शिया। लॉ ऑफ इनर्शिया भी इसको बोलते हैं। सर इनर्शिया क्या होता था? पहले तो इसकी बात करेंगे ना यार, अगर लॉ ऑफ इनर्शिया स्टार्ट कर रहे हो तो पहले ये जानो ना कि इनर्शिया क्या है। सर इनर्शिया, जिसको हिंदी में बोलते हैं जड़त्व। कभी तुमने गांव में अगर तुम जाओगे तो बहुत लोग बोलते हैं ये तो जड़ बुद्धि है, इससे इससे पंगा मत लो, इससे कुछ समझाओ मत, ये तो जड़ बुद्धि है। जड़ का मतलब क्या होता है? जो दृढ़ है, जो हिलता नहीं है, जो कुछ समझना नहीं चाहता। वैसे उनका अलग सेंस है उस बात का, पर यहां मैं बात अगर करूं तो जो मजबूत है, जो अपने आप में चेंजेस नहीं चाहता, उसे बोलते हैं जड़। और जड़त्व का मतलब होता है किसी भी ऑब्जेक्ट की इनहेरेंट, यानी उसकी खुद की प्रॉपर्टी, जो उसमें चेंज को अपोज करे, कि अगर आप उसमें चेंज लाना चाह रहे हो तो मैं क्या करूंगा? अपोज करूंगा। इसको बोलते हैं इनर्शिया। तो इनर्शिया क्या है? किसी भी ऑब्जेक्ट की इनहेरेंट क्वांटिटी, इनहेरेंट प्रॉपर्टी है टू अपोज द चेंज। किस चीज में चेंज? इन इट्स मोशन। ठीक है, तो इनर्शिया इज द प्रॉपर्टी of object to resist the change in its motion। अब मोशन देखो, ऐसा जरूरी नहीं है मोशन तुम समझते हो सिर्फ भागने को मोशन है, नहीं नहीं नहीं। लॉ ऑफ इनर्शिया, इनर्शिया समझ गए कि प्रॉपर्टी ऑफ ऑब्जेक्ट टू रेजिस्ट इट्स चेंज इन मोशन। ठीक है, अब किस चीज में ज्यादा इनर्शिया होगा, किस चीज में कम इनर्शिया होगा? बाय डिफॉल्ट हमें एक बात समझ में आती है सर, कि जिस चीजों का मास ज्यादा है, ऐसी चीजें हैं जिनका क्या है? मास ज्यादा है, जो ज्यादा मैसिव है, क्या उनमें इनर्शिया ज्यादा होता है? सोच के देखो, मेरे पास एक है ट्रक, क्या है? एक है ट्रक और एक है साइकिल। किस चीज को रोकना ज्यादा मुश्किल है, ट्रक को या साइकिल को? पर बोलेंगे यार ऑब्वियस सी बात है सर, साइकिल को रोकना आसान है, ट्रक को रोकना बहुत मुश्किल है। सब लोग एग्री करते हो इस बात से? अच्छा, किस चीज को चलाना भी मुश्किल है? मान लो साइकिल खड़ी हुई है, ट्रक खड़ा हुआ है, किस चीज को चलाना भी मुश्किल है? तो ट्रक को चलाना भी मुश्किल है, साइकिल को इजीली चला सकते हैं। इसका मतलब जब आप चेंज की बात करते हो मोशन में, तो दोनों चेंजेस की बात करते हो। रेस्ट स्टेट में भी चेंज होगा और मोशन स्टेट में भी चेंज होगा। इन दोनों ही चेंजेस को करने में जो चीज ज्यादा क्या दे रेजिस्टेंस, उसमें ज्यादा इनर्शिया है। तो इनर्शिया का जो सीधा सीधा इक्वलेंस आपको मिलता है वो मिलता है मास से। जिस चीज में जितना ज्यादा मास होगा उस चीज में उतना ज्यादा इनर्शिया होगा। अगर आप यूनिट ऑफ इनर्शिया की बात करो तो वो भी किलोग्राम्स है। ठीक है, अगर ये क्वेश्चन छोटा मोटा सकता है, व्हाट इज द यूनिट ऑफ इनर्शिया? किलोग्राम इज द यूनिट ऑफ इनर्शिया। ठीक है,
यहाँ पे आगे यूनिट लिख देता हूँ, यूनिट। ठीक है, तो जो चीज इतना लंबा सोचा था इनर्शिया। अच्छा, इनर्शिया भी आपके पास होता है तीन तरह का बच्चे। ठीक है, पहला होता है इनर्शिया ऑफ रेस्ट, दूसरा होता है इनर्शिया ऑफ मोशन, और आखिरी में आपके पास आता है इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। ये तीन आपके होते हैं इनर्शिया। अगर कोई चीज, इनर्शिया ऑफ रेस्ट क्या, अगर कोई चीज रुकी हुई है तो रुके रहना चाहती है, इसको बोलते हैं इनर्शिया ऑफ रेस्ट। अगर कोई चीज चल रही है तो चलते रहना चाहती है, इसको बोलते हैं इनर्शिया ऑफ मोशन। अगर कोई चीज एक स्ट्रेट डायरेक्शन में चल रही है तो उसी डायरेक्शन में चलते रहना चाहती है, इसको बोलते हैं इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। एक छोटा सा एग्जांपल हम बस वाला लेके चलते हैं और उससे तीनों को आप अच्छे से समझ सकते हैं। लेट्स सपोज मेरे पास एक बस है, मेरे पास तो नहीं है वैसे, पर मान लो यार, ठीक है, एक बस है मेरे। इस बस में क्या कर रहे हो, पहले ड्राइवर क्या करता है, एकदम से चलाता है इस बस को। ठीक है यार, क्या करता है, इस बस को चलाता है, क्योंकि काम है उसका चलाने का, चलाएगा क्यों नहीं भाई। ठीक है, ये चला रहा है इस डायरेक्शन में, पहले बस रुकी हुई थी और तुम इसमें बैठे हुए थे। ठीक है, तुमको ही बना दूं क्या इसमें, रुको एक बार तुमको ही बना देते हैं। कि लेट सपोज एक टेबल पर आपको भी बना देते हैं। आप यहाँ पर क्या कर रहे हो, सीट पर बैठे हुए हो। ठीक है जी, ये सीट है बस की, और यहाँ पर आप बैठे। ठीक है, हंस रहे हो, पता नहीं क्यों, गाने वाने सुनने होगे शायद, कुछ अच्छा सा नहीं बना, दोबारा बनाते। हाँ ठीक है, अब सुनो, ये ड्राइवर साहब क्या करते हैं, यहाँ पर ड्राइवर साहब बैठे हुए हैं, ये हमारे हैवी ड्राइवर है, क्योंकि शायद या तो हरियाणा रोडवेज चला रहे होंगे या उत्तराखंड। भाई दो ही हैवी ड्राइवर है सरकारी बसेस के, या तो हरियाणा रोडवेज या तो उत्तराखंड, और कोई हैवी ड्राइवर नहीं है। तो क्या करते हैं, स्टार्टिंग में एकदम से क्या करते हैं, बस को चला देते हैं। अगर तुम मस्त बैठे थे, या तुम ऐसे हाथ में, यहाँ पर तुम खड़े थे, बस में तुम्हें सीट नहीं मिली और तुम यहाँ इस हैंगर के सहारे खड़े थे, हंस रहे हो अभी भी, क्योंकि सख्त लौटने को फर्क थोड़ी ना पड़ता है। ठीक है यार, नहीं मिली नहीं मिली, और एकदम से इसने स्पीड बढ़ा दी तो क्या होगा, क्या तुम्हें धक्का लगता है। अच्छा, धक्का लगता है, गाड़ी आगे की तरफ एकदम से भागी थी, तो तुम कहाँ भागते हो, आगे या पीछे, पीछे। क्यों ऐसा हुआ जरा सोचो, और अगर हुआ तो किस इनर्शिया की वजह से हुआ, रेस्ट मोशन या डायरेक्शन, ये सोचो। सर मैं पहले खड़ा हुआ था और गाड़ी एकदम से आगे भागी, तो मैं कहाँ जाता हूँ, पीछे ना। सोच के देख, मस्त बैठे हुए आराम से गाते थे, एकदम से गाड़ी तो पीछे धक्का लगता ना, ऐसा क्यों हुआ, सोच। क्या, जब गाड़ी आगे बढ़ी, उस पॉइंट पर जो आपका पैर था, है ना, जो आपका जो सुंदर सा पैर था, ये किसके कांटेक्ट में था, बस के कांटेक्ट में था, तो ये तो आगे चला गया, पर जो आपकी बाकी का धड़ था, क्या वो अभी भी कहाँ जा रहा है, वो तो वहीं खड़ा हुआ है ना, किस वजह से, इनर्शिया ऑफ रेस्ट की वजह से। वो कहाँ है, वो अभी भी वहीं खड़ा हुआ है। तो क्या मैं कह सकता हूँ कि क्योंकि आप में इनर्शिया ऑफ रेस्ट था, तो आपका जो पैर थे वो तो आगे चले गए, क्योंकि वो डायरेक्ट कांटेक्ट में थे, और जो आपका पीछे का धड़ है वो कहाँ रह गया, वो पीछे बना रह गया। यार इसको थोड़ा आगे पीछे करना पड़ेगा, रुको एक बार। हाँ, वो कहाँ रह गया, वो पीछे रह गया, क्यों, क्योंकि उसमें क्या था, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। इसलिए आपको कैसा लगा कि आप जैसे मान लो पीछे की तरफ गिर रहे हो। क्या ऐसा ही लगता है भाई, सो क्या ऐसा ही लगता है, जरा सोच के देखो, आगे चले जाते हैं क्या पैर, और तुम कहाँ रह जाते हो, पीछे, तो पीछे की तरफ धक्का लगता है। इस क्यों हुआ, क्योंकि आपकी अपर बॉडी डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं है, लोअर बॉडी डायरेक्ट कांटेक्ट में, वो आगे भाग जाती है, और अपर बॉडी इनर्शिया ऑफ रेस्ट की वजह से वही रहती है जहां रहना चाहती थी, इसलिए आप पीछे की तरफ धक्का खाते हो। दिस इज बिकॉज इनर्शिया ऑफ रेस्ट। कभी आपने जैसे सर्दी आने वाली है, तो कंबल निकलेंगे अब बाहर, और कंबल सूखेंगे पहले,
तो उसमें बहुत सारी धूल चढ़ेगी। अब मान लो मेरे पास एक कंबल है और उसको मैंने मारा डंडा, टप, तो क्या धूल दिखती है तुम्हें? हाँ सर दिखती है तुम्हें। तो वो धूल कंबल से अलग क्यों हुई, जरा सोचो। वो जो धूल थी वो कंबल से अलग क्यों हुई? सर वो इसलिए अलग हुई क्योंकि जब मैंने उसको डंडे को मारा तो डंडा तो इस कंबल को नीचे लेके चला गया, पर बेचारी धूल जिसमें क्या था, इनर्शिया ऑफ रेस्ट, वो अपनी जगह मेंटेन करना चाहती थी, इसलिए अलग हुई। क्या है भाई, फिजिक्स है। सोच, मारा डंडे को, ऐसे मारा, ये नीचे चला गया, धूल वहीं की वहीं रह गई, अलग हो गई, किसकी वजह से? इनर्शिया ऑफ रेस्ट की वजह से। और तुमने ट्रिक देखी है, जादूगर वाली पागल बनाते हैं, नीचे रुमाल रख देंगे ऐसे सिल्क सा, ऊपर ऐसे ताश या तो ऐसे ग्लास के बहुत सारे वो बना देंगे इमारत सी, और एकदम से खींच लेंगे। तो क्या होता था, ना ताश को कुछ होता था, ना इमारत को कुछ होता था, ग्लास वैसे के वैसे रहते थे। क्यों? इनर्शिया ऑफ रेस्ट, दैट्स इट। नेक्स्ट के इनर्शिया ऑफ मोशन। अब तुम मस्त खड़े थे, अब क्या करा इन्होंने, एकदम से ब्रेक लगा दिए। ब्रेक लगा दिए तो क्या होगा? क्या जब ये कांस्टेंट स्पीड से चल रहा था तो क्या तुम भी मस्त कांस्टेंट स्पीड से चल रहे थे? सोच के देखो, अगर ये कांस्टेंट स्पीड से चल रहा था तो क्या तुम भी कांस्टेंट स्पीड से चल रहे थे? और जब ऐसा हो रहा था बच्चे, मेरे बच्चे, हाँ, जब ऐसा हो रहा था तो तुम भी वेलोसिटी से चल रहे हो, ये भी वेलोसिटी चल रहा है, अब इनने एकदम से लगा दिए ब्रेक, तो क्या हुआ? जो तुम्हारा पैर थे ये तो एकदम से रुक गए, पर तुमको क्या होगा इस बार? ये जो तुम्हारे पैर थे ये तो एकदम से रुक गए, लेकिन जो तुम हो बेचारे से, क्या इस बार, एक सेकंड रुको, एक सेकंड रुको, हाँ, क्या इस बार ऐसे हो जाओगे? सोचो, पैर तो रुक गए, पैर तो रुक गए, तो ये तो हो गए स्टॉप, पर क्या तुम्हारा ऊपर का जो पार्ट है वो अभी भी आगे जाना चाहता है? क्योंकि उसमें क्या है, इनर्शिया ऑफ मोशन। तो पैर तो रुके, पर मैं आगे जाना चाहता हूँ, तो जब भी ब्रेक लगते हैं इसलिए हम आगे की तरफ झुक जाते हैं। सिंपल सी बात है। तो इनर्शिया ऑफ रेस्ट हो गया, इनर्शिया ऑफ मोशन हो गया, सिमिलरली बात करते हैं इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। लेट्स सपोज तुम गाड़ी चला रहे हो और एकदम से गाड़ी तुमने लेफ्ट मोड़ दी, हैवी ड्राइवर हो गए तो, किसी ने सोची ना थी, उतना तुमने काट दी गाड़ी, है ना भाई? ऐसे बोलते ना, गाड़ी काट दे, फुल काट दे, फुल काट दे, तो तुमने फुल काट दी, एकदम से काट दी। तो क्या तुम इस तरफ भागते थे? इस तरफ क्यों भागे? क्योंकि जो लोअर पार्ट था वो तो गाड़ी से जुड़ा हुआ है, तो वो तो गाड़ी के साथ चला गया और तुम यहीं रह गए। क्यों? क्योंकि तुम में था इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन, तुम अपनी डायरेक्शन को भी मेंटेन करना चाह रहे थे, इसलिए तुम वहीं के वहीं रह गए। इसको बोलते हैं क्या? इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। तो ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स आपको मिल सकते हैं, ऐसे एक एक नंबर में कोई भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि इसमें क्या है बताओ, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन है, मोशन है, रेस्ट है, क्या सच में कुछ है भी या नहीं है? ठीक है, तो थोड़ा सा सोच के अगर देखोगे तो बहुत सारे एग्जांपल्स आपको मिल जाएंगे जो इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन, रेस्ट और मोशन को रिप्रेजेंट करते हैं। यहां तक बात क्लियर हुई? तो सर इनर्शिया फर्स्ट लॉ हमने समझ लिया। फिर आता है न्यूटन का सेकंड लॉ। सेकंड लॉ का इन जनरल कोई नाम वाम नहीं है, बस सेकंड लॉ बोल देते हैं। सेकंड लॉ क्या बताता है कि जब भी कोई बॉडी अगर रेस्ट पर है तो रेस्ट पर रहेगी, अगर मोशन कर रही है कांस्टेंट डायरेक्शन में, कांस्टेंट स्पीड से, तो कांस्टेंट मोशन करती रहेगी। कब तक? जब तक कि उस पर एक एक्सटर्नल इम्बैलेंस्ड फोर्स ना काम करे। कैसा काम ना करे? इफ अ बॉडी इज इन मोशन, द बॉडी will not change its motion। मैं थोड़ा इसको इजी वे में लिख रहा हूं। वैसे मोशन चेंज ना करने का मतलब क्या? अगर रुका है तो रुका है, चलेगा तो चलता रहेगा, और कांस्टेंट किसी डायरेक्शन में जा रहा है तो उस डायरेक्शन में जाता रहेगा। द बॉडी विल नॉट चेंज इट्स मोशन अनलेस एंड until a unbalanced external force is applied on the body। और ये फोर्स जो आप अप्लाई करोगे वो क्या करेगा? वो इसके मोशन में चेंज करेगा। अगर वो चल रहा था तो रोक देगा, रोक रहा था तो चेंज कर, चलने चलने देगा, चला देगा, और कुछ नहीं करेगा तो डायरेक्शन ही चेंज कर देगा, कुछ नहीं करेगा तो उसका शेप एंड साइज चेंज कर देगा। तो फोर्स क्या क्या कर सकता है?
फोर्स आपकी वेलोसिटी अगर चल रहे हो तो रोक सकता है, रोक रहे हो तो रुके हुए तो चला सकता है, आपकी डायरेक्शन चेंज कर सकता है, आपका शेप एंड साइज चेंज कर सकता है, ये सारी चीजें कर सकता है फोर्स, ठीक है। और जो फोर्स होगा वो क्या चेंज करेगा सर, फोर्स आपका वेलोसिटी को चेंज करेगा। तो हम बोलेंगे कि अगर आप में कुछ मास था और आपके पास कुछ वेलोसिटी थी तो इसको बोलते हैं मोमेंटम। तो जो फोर्स होगा वो इक्वल होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम पर यूनिट टाइम के। मोमेंटम अभी तक मैंने आपको बताया नहीं, मोमेंटम मास टाइम्स वेलोसिटी होता है। हमने स्टार्टिंग में जब मैं आपको वो पढ़ा था, डायमेंशंस पढ़ा रहा था, तब मैंने आपको बताया था कि अगर किसी बॉडी के पास मास है और वेलोसिटी है तो मास और वेलोसिटी का मल्टीप्लिकेशन मोमेंटम होता है। तो इसको लिख सकता हूँ रेट ऑफ चेंज ऑफ मास इनटू वेलोसिटी। अब मास को अगर मैं कांस्टेंट मान के चलूं, अगर मास को कांस्टेंट मान के चलूं तो ये हो जाएगा dv ओवर dt। और अगर आपको थोड़ा सा एक्सीलरेशन की डेफिनेशन याद हो तो dv ओवर dt क्या होता था, अरे होता था एक्सीलरेशन। तो ये है दी वर्ल्ड फेमस इक्वेशन ऑफ न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, F इज इक्वल्स टू ma। क्या ये कोई जनरलाइज्ड इक्वेशन है या कोई स्पेशल केस है? सर ये स्पेशल केस है, कब? जब मास कांस्टेंट है। क्या ऐसी भी चीजें पॉसिबल है जब मास कांस्टेंट ना हो? हाँ पॉसिबल है, पॉसिबल है। लेकिन क्या आपके काम किया? नहीं। लेकिन क्या अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आ गया, क्या ये जनरल फॉर्म में? नहीं, ये जनरल फॉर्म नहीं है सर, ये आपका एक स्पेशल केस है जहां मास इज ट्रीटेड एज कांस्टेंट। तब इस फॉर्म को आप लिख सकते हो। अगर मास कांस्टेंट नहीं है, जैसे बहुत सारे आपके पास केसेस होते हैं, जैसे रॉकेट केस है आपके पास, जिसमें क्या होता है फ्यूल चलता रहता है तो रॉकेट का मास चेंज होता रहता है। पानी की एक बोतल ले ली, उसमें छेद कर दिया और उसको मूव करा रहे हो तो भी उसका मास जो है वेरिएबल हो जाएगा। आपके पास कोई बलून है, बलून में से कोई ऐसा आपने छोड़ दिया तो उसके अंदर की हवा बाहर निकल रही होती है तो उस बलून का मास चेंज हो रहा होता है। तो बहुत सारी चीजें हमारे पास है जहाँ मास वेरिएबल होता है, सिस्टम है ऐसे। पर जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे कांस्टेंट वाले, क्योंकि अपने को ज्यादा हवाबाजी नहीं करनी है, नॉर्मल नॉर्मल पढ़ना है। तो F इज इक्वल्स टू ma इज द सेकंड इक्वेशन, सेकंड लॉ ऑफ मोशन, जो रिप्रेजेंट करता है कि किसी भी पार्टिकल पर अगर आपने कोई फोर्स लगाया है तो वो क्या करेगा, फोर्स उसके मोमेंटम को चेंज करेगा, और रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू टाइम रिप्रेजेंट करेगा उसके उस पर लगाए जाने वाले फोर्स को, जिसको मास इनटू एक्सीलरेशन से भी रिप्रेजेंट कर सकते। बात क्लियर है? थर्ड लॉ की बात करते हैं हम फाइनली। थर्ड लॉ देखो एक बार। थर्ड लॉ बहुत प्यारा लॉ है, इसमें आपको कोई ज्यादा दिक्कत नहीं करता, ये किसी को, ये किसी से ज्यादा बातें नहीं करता, अपने बेचारा अकेले सा पड़ा रहता है, लेकिन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसकी इंपॉर्टेंस इतनी अच्छी है कि आप शायद कुछ लोग अच्छे से इसको समझते नहीं है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। थर्ड लॉ है ना भाई, ये इसको बोलते हैं लॉ ऑफ एक्शन रिएक्शन। लॉ ऑफ एक्शन रिएक्शन। किसी बेकार सी मूवी में एक बहुत बढ़िया सा डायलॉग था कि बिहाइंड एवरी एक्शन देयर इज अ इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। कौन सी मूवी थी मेरे को याद नहीं आ रही, पर उसमें यूज बड़ा करा था इस चीज को। तो आप लिख सकते हो बिहाइंड एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। पर इससे आपको क्या समझ में आया? पहले तो ये समझो, कुछ नहीं समझ आया, मैं समझाता हूँ, समझो। कि अगर मैंने इस टेबल को पकड़ा है, कि इस टेबल पर अगर मैं चाटा मारता हूं तो क्या टेबल भी मुझे चाटा मार रही है? तुम लोग ऐसे कैसे मार रही सर? एक 10 बार चाटे मार के तेरा हाथ भी गर्म होता है? होता है। तो पक्की सी बात है यार, टेबल ने भी चाटा मारा होगा तभी तो हाथ गर्म हुआ, वरना कैसे होता? तो आप बोलते हो कि जब भी दो बॉडीज एक दूसरे पर कोई फोर्स लगाती हैं, ये सपोज फर्स्ट बॉडी, ये सपोज सेकंड बॉडी है, फोर्स ऑन बॉडी टू ड्यू टू फर्स्ट, और फोर्स ऑन बॉडी वन ड्यू टू टू। ये जो फोर्सेस होती हैं इनके मैग्नीट्यूड आपस में क्या होते हैं? बराबर। डायरेक्शन कैसी होती है? अपोजिट, यानी F12 is equals to minus of F21। equal in magnitudes, opposite in direction, and they also act on different bodies, act on different bodies। और एक और चीज जो कोई नहीं बताएगा, the nature of force is also same। the nature of force is
सेम। इसका मतलब क्या है कि ग्रेविटेशनल फोर्स की रिएक्शन फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स ही होगी, नॉर्मल फोर्स की रिएक्शन फोर्स नॉर्मल फोर्स ही होगी, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की रिएक्शन फोर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ही होगी। कोई भी दुनिया में ऐसी फोर्स पॉसिबल नहीं है जिसकी रिएक्शन फोर्स ना हो, पॉसिबल ही नहीं है। यू आर बॉर्न विद अ कॉज। इसका बेसिक सा मतलब क्या है, एवरी फोर्स अगर लग रही है तो उसकी रिएक्शन फोर्स भी लग रही है। हमेशा कोई सिंगल फोर्स कभी हो ही नहीं सकती, हमेशा उसकी रिएक्शन फोर्स जो होती है प्रेजेंट होती है। बस ये डिपेंड करता है कि हम किस चीज में ज्यादा किस चीज को ज्यादा अच्छे से देख रहे हैं, हम किस चीज में इंटरेस्टेड है। तो कभी कभी हम उसकी रिएक्शन फोर्स को इतना फोकस नहीं करते क्योंकि हमारा एक्शन फोर्स से काम हो जाता है। बात क्लियर हो रही है मेरी? लेट्स सपोज एग्जांपल के थ्रू समझते हैं कि मेरे पास ये क्या है, एक कॉपी है जो एक टेबल पर इस तरह से रखी हुई है। ठीक है भाई, कॉपी है, कहाँ रखी हुई है? टेबल पर रखी हुई है। कैसे बनाऊं टेबल अब मैं? ठीक है यार, ऐसे कुछ टेबल है। कैसी टेबल है ये? ठीक है, ये टेबल है मेरी, और इस टेबल पर मैंने कोई एक कॉपी रखी है। सही है। अब आप मुझे थोड़ा सा, अगर आप, मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि आपने हल्की फुल्की कभी ना कभी फिजिक्स पढ़ी होगी, नहीं पढ़ी होगी तो मैं बता देता हूँ कि क्या होता है कि अर्थ हर ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ खींचता है विद अ वैल्यू ऑफ mg, मास टाइम्स ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। क्योंकि ये टेबल पर रखी हुई है तो टेबल के कांटेक्ट में, तो टेबल इस पर एक फोर्स लगाते हैं जिसको बोलते हैं हम नॉर्मल फोर्स। अगर मैं सिर्फ और सिर्फ इस बॉडी यानी इस बुक को कंसीडर करूं तो इस पर दो फोर्सेस लग रही है, एक लग रही है mg और एक लग रहा है नॉर्मल। बहुत बार बहुत जगह जिन लोगों को थोड़ा बहुत एक्शन रिएक्शन फोर्स समझ आता है, ये क्वेश्चन को जरूर पूछते हैं कि ये दोनों एक्शन रिएक्शन पेयर है। नहीं, ये दोनों एक्शन रिएक्शन पेयर नहीं है। एक्शन रिएक्शन पेयर मैंने क्या बोला था, दे ऑलवेज एक्ट ऑन डिफरेंट बॉडीज। तो सेम बॉडी पे एक्ट करके एक्शन रिएक्शन पेयर कैसे बन सकता है भाई? नहीं बन सकता। एक्शन रिएक्शन पेयर, और क्या होता है इनका नेचर भी क्या होता है, सेम होता है। ये नॉर्मल फोर्स है, ये ग्रेविटेशनल फोर्स है, नेचर सेम नहीं है भाई। एक्शन रिएक्शन फोर्स कौन सी है? एक्शन रिएक्शन फोर्स बच्चे है, अगर ये अर्थ थी तो क्या अर्थ पर भी एक फोर्स लग रहा होगा जो mg के बराबर होगा। अगर आपने बॉक्स पर लगाया है नॉर्मल फोर्स तो क्या बॉक्स ने टेबल पर भी लगाया होगा नॉर्मल फोर्स। तो ये दोनों है आपके एक्शन रिएक्शन पेयर और ये दोनों है आपके एक्शन रिएक्शन पेयर। ठीक है, तो एक्शन रिएक्शन पेयर अगर लेट्स सपोज एक छोटा सा क्वेश्चन दे दिया और बोला कि इनमें से बताओ कौन सा एक्शन रिएक्शन पेयर है, तो अपने को पता होना चाहिए ना यार। ठीक है, चलो। तो इसी के साथ हमने फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ की डेफिनेशन कह सकता हूं कर ली है, काइंडा काइंडा हल्की फुल्की। यार इसको थोड़ा छोटा कर दूं कि बहुत ज्यादा ही बचकाना सा लग रहा है मुझे कि ये क्या ही बना दिया मैंने, पर ठीक है बन गया है तो रख लेते हैं। तुम समझ गए हो ना कि क्या है ये क्या नहीं है। इसको थोड़ा ऐसा कर लेते हैं, दिख जाए बस थोड़ा सा। हाँ, तो इस तरह के साथ, अब इस पॉइंट के साथ हमारा आज का लेक्चर हम लोग कंक्लूड करते हैं। आई होप आपको ये लेक्चर समझ आया होगा। कोई भी क्वेरी, कोई भी डाउट है, यू कैन ऑलवेज रीच आउट टू द डिस्कशन ग्रुप, और शायद डिस्कशन क्लास भी हम लोग बहुत जल्दी रखेंगे। तो न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन का हमने क्या कर दिया बच्चे, हमने डिस्कशन कर दिया न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन क्या थे और कैसे थे। इसके कुछ क्वेश्चंस जो हैं इजी इजी आपके पीवाईक्यू डिपेंडेंट, वो हम कर लेंगे नेक्स्ट सेशन में। और नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। दिस इज प्रशांत गुप्ता साइनिंग ऑफ, बाय, टेक केयर एंड लव फिजिक्स।